कौन सा मंदिर त्रिकुट पहाड़ी पर है? जनरली क्या होता है पेपर में कि मंदिर और मंदिर से संबंधित राज्य पूछता है, लेकिन अब यहां क्या पूछ रहा है कि कौन सा मंदिर त्रिकुट पहाड़ी पर है। आइए बारी बारी से मंदिर मेला महोत्सव के क्वेश्चंस रहता है। जैसे वेंकटेश्वर मंदिर, ये तो याद है कि सर ये 7 पर्वतों का मंदिर कहलाता है, ये 7 पर्वतों का मंदिर है। तो फिर सर ये तो नहीं, 7 पर्वतों का मंदिर, इसका मतलब लल्ला ये ऑप्शन तो नहीं है। वैष्णो देवी माता का मंदिर जो है वो त्रिकुट पहाड़ियों पर है, अगर आप दर्शन करने जाएं। मुंडेश्वरी देवी बिहार कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित है, कैमूर, ठीक है ना, कैमूर पहाड़ी, ये आपको मुंडेश्वरी देवी जी का मंदिर मिलेगा। और असम कामाख्या मंदिर, बेहद प्रसिद्ध मंदिर, ये आपको किस पहाड़ी पर मिलता है? नीलांचल पर्वत। तो देखो कामाख्या से ना एक रहता है प्रश्न अक्सर, कामाख्या मंदिर से नीलांचल पर्वत। तो कामाख्या मंदिर नीलांचल पर्वत, मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर पर्वत, वेंकटेश्वर मंदिर 7 पर्वतों का मंदिर, और वैष्णो देवी मंदिर है वो त्रिकुट पहाड़ियों पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आंसर करिएगा मेरे भाई अगले का। चौथी पंचवर्षीय योजना भारत में कब चल रही थी? 4 ऑप्शन है, आराम से देखिएगा। भारत चीन युद्ध 1962 के समय, भारत पाक युद्ध 1971 के समय, डोकलाम विवाद। अच्छा, इसमें से तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सर ये वाला तो पहले हटा दीजिए, ये तो पहले हटा दीजिए। शुरू की 3 पंचवर्षीय योजना एकदम कंप्लीट हुई थी, तो 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66, ये इसका मतलब कि सर कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद फिर सर प्लानिंग गैप वैप आ गया था, तो फिर कौन सा राइट आंसर होगा? तो सर ये इसमें जो राइट आंसर बनेगा वो आपके बनेगा बी ऑप्शन, भारत पाक युद्ध। क्योंकि नहीं वो 66 से 69 उस समय आपके जवाहरलाल नेहरू जी का 64 में डेथ हो गया था, फिर उसके बाद आपके शास्त्री जी का डेथ हो गया था, इंदिरा गांधी जी आई थी, तो काफी कुछ उठा पटक सा चल रहा था, तो उस समय की बात है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें अगले क्वेश्चन पे आएंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 28 जुलाई नहीं, इस दिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस होता है वैसे, वह विश्व हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, ठीक है ना, टाइटिस, टाइटिस, हाँ ठीक है, हट टाइटिस, हेपेटाइटिस डे, ये हो गया। अगला क्या है? 15 मार्च राष्ट्रीय मतदाता दिवस, बताइएगा। तो सर राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 15 मार्च को फिर उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये वाला तो मैं कंफर्म कह सकता हूं कई लोगों को नहीं याद होगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, नहीं ध्यान होगा। 20 मार्च सर गौरैया दिवस, अच्छा विश्व प्रसन्नता दिवस, थोड़ा प्रसन्न होकर के भी आंसर दे सकते हो, तो इसका क्या हो जाएगा सर? 20 मार्च विश्व प्रसन्नता दिवस, लल्ला विश्व प्रसन्नता दिवस इसका है, ठीक है। तो 25 मार्च आपके राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी, और 15 मार्च उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो डी ऑप्शन, चिकित्सा में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? देखो 2 बातें तो तय हैं, या तो इस बार का नोबेल पुरस्कार करेंट अफेयर का पूछेगा, या फिर आपसे स्टैटिक का नोबेल पुरस्कार पूछेगा। ऑप्शन में जो चारों नाम दिए गए हैं वो चारों आपके क्या हैं? नोबेल पुरस्कार से ही मैच करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात कर लें वैन टी हाफ की, वैन टी हाफ लल्ला जो है, इनको रसायन का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मैं ये जानबूझ करके बता रहा हूं ताकि अगर करंट वाला पूछे तो वो भी सही, और ये करे तो आप इससे भी कर लें। वान बेहरिंग की बात करें तो सर यही है चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए। विलियम रोटेंजन की अगर बात करोगे तो इन्हें भौतिकी, फिजिक्स का दिया गया था, पहला नोबेल प्राइज भौतिकी का दिया गया था। सूली की बात कर लोगे तो सर इन्हें लिटरेचर, साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये स्टैटिक वाले हैं, वैन टी हाफ, और फिजिक्स का पहला नोबेल, चिकित्सा का, और आपके साहित्य का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। डी बी ऑप्शन,
कौन सा पर्यटक स्थल रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? हालांकि कोई चाहेगा नहीं कि वो जाए और रॉयल बंगाल टाइगर को देखे, मतलब कि आमने सामने इसे छुपके से तो टाइगर जा रहा है, टाइगर जा रहा है, लोग कार में बैठ करके देख लेते हैं, जंगल सफारी उफारी कर लेते हैं। देखो अब यहां पे एक्चुअली ये सब आपसे पूछ चुका है कौन किसके लिए फेमस है। जैसे ये पचमढ़ी की अगर तुम बात करोगे तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, और ये स्क्वायरल गिलहरी, गिलहरी, ये गिलहरी के लिए बहुत फेमस है, ये मध्य प्रदेश का है। नोकरक में चले जाओगे तो लाल पांडा, किसके लिए ये फेमस है? लाल पांडा के लिए ये बहुत फेमस है, नोकरक नेशनल पार्क। अभी मेघालय आज चर्चा में भी है, पहला क्षेत्रीय एआई आपके बैठक, क्षेत्रीय एआई बैठक, आज सुबह हम लोग इस चीज को पढ़े हैं कि क्षेत्रीय एआई बैठक कहां पे हुआ है, तो सर शिलोंग में, मेघालय शिलोंग, वो ये आज चूंकि नॉर्थ ईस्ट की बात आई, नोकरक की बात आई, तो ये अगस्त मलाई की अगर बात करोगे तो ये एशियाई हाथी के लिए बहुत फेमस है, एशियाई हाथी के लिए। सिमलीपाल की बात करोगे तो ये सर रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। जिम कार्बेट उत्तराखंड, हां वो ठीक है, लेकिन ये सिमलीपाल भी रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत फेमस है। अगला, दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किस शासक ने किया था? यहां बहुत सोच समझ के आंसर करना, नहीं तो गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। देखो दक्षिण भारत पे सबसे पहले अगर सल्तनत काल की बात देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने। सेम क्वेश्चन को आपसे ऐसे घुमा करके भी पूछता है कि विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वत पार कर सबसे पहले आक्रमण साउथ पे किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने, ये भी कभी कभी आपसे ऐसे इस क्वेश्चन को कर देता है कि किसको कमान दी थी? अपने बॉयफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को इसने कमान दिया था कि भैया तुम जाओ और हमारे लिए क्या जीत करके आ जाओ, हमारे लिए दक्षिण विजय करके आओ। अच्छा, बॉयफ्रेंड बात टालते तो है नहीं, वो कहते ना हम तुम्हारे लिए आसमान से तारा तोड़ लाएंगे। मलिक काफूर ने तोड़ लाया, इसने दक्षिण भारत पे आक्रमण करके कोहिनूर हीरा ला करके अपने दोस्त, अपने बॉयफ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। मजाक थोड़ी है, समझ रहे? और हमेशा की तरह लड़ाई होता ही रहता है, इन दोनों में भी लड़ाई हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी से मलिक काफूर एक लिमिट के बाद इतना दुखी हो गया था कि साउथ साइड जाकर के शासन प्रशासन देखने लगा, और जब तक अलाउद्दीन खिलजी की डेथ नहीं हो गई थी वापस दिल्ली आया नहीं था कभी। ये एक नंबर का भाई आत्मा दुखी हो गई थी इनकी। किस शासक ने इक्ता प्रणाली बंद कर दिया था? इससे पहले कि देखो इक्ता प्रणाली बंद किया, यह भी तो जानना है कि सर इक्ता प्रणाली शुरू किया था इल्तुतमिश ने। इक्ता का मतलब होता है भूभाग, लैंड पार्ट। अपने सैनिकों को सैलरी की जगह पे जमीन का छोटा टुकड़ा दे देता था इल्तुतमिश कि जब तक तुम मेरे यहां सैनिक हो तुम्हें ये मैं इक्ता दे रहा हूं। तो आज जिसके पास जमींदार है वो जमीन है वो जमींदार हो गया, तो जिसके पास इक्ता हुआ करता था लल्ला वो इक्तादार कहलाता था। लेकिन समय बदला और अब शासक कौन बन चुका था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कई प्रथाएं लाई थी, जैसे इसने दाग प्रथा लाया था, हुलिया प्रथा लाया था, नगद वेतन लाया था, दाग हुलिया नगद वेतन इसने लाया था, इस तरीके कई प्रथाएं लाई थी। तो इसने क्या कहा कि नहीं, अब हम तुम्हें जमीन का टुकड़ा नहीं देंगे, अब हम तुम्हें क्या देंगे? नगद वेतन। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर देखोगे तो इक्ता प्रथा को समाप्त किसने कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों? क्योंकि वो जमीन की जगह नगद वेतन देना शुरू कर दिया था, स्थायी सेना रखना शुरू कर दिया था, परमानेंट आर्मी, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। तो ये चीजें, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। सर, बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका के संपादक कौन थे? अच्छा, तुम लोग न्यूज में एक बात सुनते होगे कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम अक्सर तुम लोग सुन लेते होगे। ये नेशनल हेराल्ड केस क्या है ये भी तुम लोग को एक बार के लिए बता दें। 1938 में भारत में
एक पेपर छपता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित JL नेहरू जी ने इसका संपादन शुरू करवाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय शुरू हुआ था। नेशनल हेराल्ड नाम से पेपर छपा करता था। अब आगे चल के ये बंद हो गया, तो इसकी जितनी संपत्ति सारी चीजें थी उसके ऊपर सोनिया गांधी परिवार ने, जो गांधी जी का मतलब जवाहरलाल नेहरू के जो वंशज रहे, उन लोगों ने अपना क्लेम कर दिया। अब इसमें कितना सही क्लेम किया, कितना गलत क्लेम किया, वो राष्ट्रीय संपत्ति थी, क्या थी, कैसे हुआ, वही जो केस है वो नेशनल हेराल्ड केस के रूप में जाना जाता है। वो एक्चुअली पेपर ऊपर की बात आई ना, बॉम्बे क्रॉनिकल, तो मैंने कहा कि भैया आप लोग भी कई बार सुनते होंगे नेशनल हेराल्ड केस, नेशनल हेराल्ड केस, तो आपको जानने का अधिकार है कि नेशनल हेराल्ड केस है क्या। हाँ, तो ये क्या पूछ रहा है भाई, मदन मोहन मालवीय, इनकी एक संपादकीय जरूर याद रखना, द लीडर, द लीडर। और इसी तरीके का एक आता है डॉन, डॉन, वो मोहम्मद अली जिन्ना, डॉन का संपादन मोहम्मद अली जिन्ना। लंदन गाइड, लंदन गाइड, इसका संपादन किसने किया था, लंदन गाइड का, बताओ। और द एसेज ऑन गीता, द एसेज ऑन द गीता, इसका संपादन किसने किया था, द एसेज ऑन द गीता। आज हम लोग जो लोग करंट अफेयर पढ़े होंगे वो इसका आंसर कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन क्या है सर, बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल की बात करोगे तो द लीडर मदन मोहन मालवीय, हां सर। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। मोतीलाल नेहरू जी, इनकी एक बहुत फेमस है इंडिपेंडेंट, 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 इंडिपेंडेंट। द गाइड मोहन, लंदन गाइड मोहनदास करमचंद गांधी जी, ये गांधी जी के जीवन का पहला संपादन है लंदन गाइड, ठीक है ना, गांधी जी के जीवन का ये पहला संपादन है लंदन गाइड। और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने एक बहुत ही फेमस लिखा था हितवाद, हितवाद। मुझे नहीं पता आप लोग इसमें से कितने लोग इसको सीरियस ले रहे हो, लेकिन अगर एक दो को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम लोगों को यह याद नहीं होगा। द एसेज ऑन गीता, अरविंदो घोष, अरविंदो घोष जी। आज ही सुबह हम लोग इनकी पुण्यतिथि 5 दिसंबर को मनाई गई, तो हम लोग करंट अफेयर में पढ़े थे द एसेज ऑन गीता, द सावित्री। और अरविंदो घोष जी को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, यह भी पॉइंट हम लोग ध्यान रखे थे। तो लल्ला इस क्वेश्चन का कुल मिला जुला कर राइट आंसर क्या बना, बी ऑप्शन, फिरोज शाह मेहता। अगले पे आएंगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था। अच्छा, गोलमेज सम्मेलन की अगर हम लोग बात करें तो एक 1930 में हुआ था, फिर 1931 में हुआ था, और फिर 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो सर वो हुआ करता था रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड। ये एक पॉइंट याद रखना, एक ये पूछता है। दो गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था, इरविन। फिर लिनली थगो बन गया, वो अलग की बात है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था सर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में तेज बहादुर सप्रू, अरे आपके हाँ क्या उनका नाम था, भीमराव अंबेडकर जी। पहले वहां से शुरू करते हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने तो भाग लिया था सर। ये वाला तो बच्चा बच्चा रटा रहता है। हाँ सर, तीनों में भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। CN मुदलियार जी ने भाग लिया था, ठीक है ना। NM जोशी जी ने भाग लिया था तीनों में। MR आयंगर ने भी भाग लिया था, ठीक है। जो भाग नहीं लिए थे वो थे TN सेशन। TN सेशन एक समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं भारत के ये। तो अभी तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एक अंबेडकर जी को ही जानते हैं। एक नाम और जान लो, सप्रू जी ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपके MR अयंगर ने भी भाग लिया था, MN जोशी ने भी भाग लिया था, CN मुदलियार ने भी भाग लिया था। कई लड़के जब अंबेडकर जी के कुछ होते हैं ना, मनुवादी टाइप के लोग, कुछ अलग टाइप के लोग, कोई गांधी जी का भक्त है तो कोई अंबेडकर जी का, तो कहते हैं हाँ देखो अंबेडकर जी तीनों में भाग लिए थे, अकेले अंबेडकर जी थोड़ी भाग लिए थे, कई लोग भाग लिए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में। आपको नाम नहीं पता है, ये अलग बात हो सकती है, ठीक है ना, ये अलग बात हो सकती है।
सल्तनत काल में सबसे बड़ा शासन काल किस राजवंश का था? भाई ये क्वेश्चन तो आपको जब ईयर याद रहे तो आप कर ले जाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। एक लड़के का मैं जरा, एक लड़का लिख रहा है कि कंफ्यूज्ड क्वेश्चन। ससुर तुमको क्या इसमें कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं, मैं थोड़ा सा ना ऐसे बढ़ चढ़ के लिखने वाले कमेंट वाले स्टूडेंट को बात कर, इसमें क्या कंफ्यूजन है? पूछ रहा है तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? 4 ऑप्शन है, टीएन शेषन ने भाग नहीं लिया था। इसमें दिक्कत कहां गई तुमको? कंफ्यूज्ड क्वेश्चन आ क्वेश्चन मार्क। ठीक से तैयारी करोगे, पढ़ोगे तब ना। नालायक। सल्तनत काल में सबसे बड़ा शासन काल किसका हुआ करता था? समझना जरा सा। सल्तनत काल की अगर बात करें लल्ला, तो सबसे पहले तो सर गुलाम वंश वाले 1206 से लेकर के 1290 तक सर सब शासन किए। फिर सर खिलजी वाले 1290 से लेकर 1320 तक शासन किए। इसका मतलब ई तो सर 3 साल शासन किए, ये 90 अच्छे, ये 84 साल शासन किए। सैयद वाले सर 1414 से लेकर 1451 तक शासन किए, मतलब 37 साल ये शासन कर लिए सर। तुगलक वंश वाले सर ये करीब 1320 से लेकर गुलाब खिले तो करीब ये 1320 में शुरू हुए थे और 1414 तक शासन कर डाले थे सब, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि सर सबसे लंबा यही शासन किए हैं तुगलक वंश वाले। और क्या भाई, दिखने से ही डेटा क्लियर हो गया, तुगलक वंश वालों ने सबसे लंबा शासन किया है। और सबसे कम शासन किसने किया है सल्तनत वंश में? तो खिलजियों ने 30 साल शासन बस किया है, खिलजियों ने, ठीक है ना, 30 साल बस शासन किया है खिलजियों ने। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच निम्न में से कौन सा नदी जल विवाद है? बताना। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बीच में कौन सा नदी जल विवाद है? सोच समझ के बताइएगा, कौन सा नदी जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और आपके आंध्र प्रदेश के बीच में? सर इन तीनों के बीच में कृष्णा नदी फ्लो करती है, तो कृष्णा जल विवाद ही रहेगा। जबकि अगर हम बात करें रावी ब्यास, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में, ये वाला किसके किसके बीच में है सर? पंजाब, राजस्थान और आपके हरियाणा। ठीक से इसको लिख देते हैं ऐसे, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के बीच में। महादई, महादई नहीं, यहां पे होना चाहिए गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। महादई गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। और महानदी देखो दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है। महानदी जल विवाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में, ODH और CG के बीच में। जनरली इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। अब चूंकि मैटर AI बेस्ड हो चुका है, एडिक्विटी का नया पैटर्न आ गया है, तो हम भी उसी हिसाब से अब चीजों को ढाल रहे हैं। तो प्लीज इसका थोड़ा ध्यान दे करके अच्छे से इनको। अब कई स्टूडेंट जो महादई नदी सुने नहीं होंगे, वो कहेंगे भाई कोई है, भाई वो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में विवादित चल रहा है। अगले पे आएंगे लल्ला, अगला, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी। नीचे दी गई जलधाराओं में कौन सी ठंडी है? हम लोग तो कई बार पढ़े हैं कि सर ठंडी जलधारा कौन सी है। तो जैसे कि नीचे दी गई जलधाराओं में से कौन सी ठंडी है? पश्चिमी हिंद महासागर में बहती है। अब तुम सोचो इसमें से कौन सी पश्चिमी हिंद महासागर में बहती है? अब बताओ महासागर, ये भी एक हिंट दे दिया मैंने कि वो जो भी है वो पश्चिमी हिंद महासागर में बहती है। मोजाम्बिक ठंडी है? नहीं। सुसीमा? नहीं। अग्लुहास? नहीं। सोमाली? हां। और ये बहती भी है आपके कहां? पश्चिमी हिंद महासागर साइड, ठीक है, पश्चिमी हिंद महासागर साइड। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? ये तो आसान है यार, नाथुला दर्रा। जैसे रोहतांग और सिपिकला, अक्सर आपके रोहतांग पूछता है हिमाचल प्रदेश से, और एक सिपिकला, सिपिकला ऐसे कर लो, सिपिकला। ये माना नीति लिपुलेख उत्तराखंड,
ठीक है, चलो लिखना पड़ेगा ना, मैं टिक क्यों मार रहा हूं। माना नीति लिपुलेख उत्तराखंड। अरुणाचल प्रदेश में अगर तुम आ जाओगे तो आपके पांगशी दर्रा, बोमडिला। चलो अरुणाचल प्रदेश में पांगशी, बोमडिला। अब बचा कौन, बचा कौन सा? तो सर एक ही ऑप्शन तो बच रहा है, तो फिर टिक मारो और आगे बढ़ो, टिक मारो और आगे बढ़ो। सिक्किम। अगला, हरिपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? हरिपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? सोच समझ के बताइएगा। हरिपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में पड़ता है लल्ला? बताओ बताओ बताओ। हरिपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में, हरियाणा में। देखो हम लोग जैसे कैगा, कुडनकुलम, रावत भाटा, काकरपारा, यही ज्यादा हम लोग नरौरा पावर प्लांट के बारे में जानते हैं। जैसे हरियाणा में एक पावर प्लांट है गोरखपुर। अब गोरखपुर का नाम आते ही यूपी के स्टूडेंट्स, गोरखपुर मतलब यूपी, जबकि गोरखपुर पावर एटॉमिक प्लांट पावर प्लांट सेंटर है। हरिपुर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आंध्र प्रदेश में चुटका और भीमपुर, मध्य प्रदेश में चुटका और भीमपुर, ये दोनों मध्य प्रदेश में एटॉमिक ऊर्जा संयंत्र हैं। और ये जो आपको दिख रहा है आंध्र प्रदेश, इसका क्या हो जाएगा लल्ला? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अच्छा हरिपुर यहां है, आंध्र प्रदेश में आपके नहीं, राइट आंसर ये नहीं, पश्चिम बंगाल ही होगा, सी ऑप्शन। आंध्र प्रदेश में बताओ कौन सा पड़ेगा? कोवाडा, कोवाडा एटॉमिक एनर्जी सेंटर। अब ईमानदारी से जितने लोग मुझे देख रहे हो, सच बताओ, अगर मान लो पूछ देता कि चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पड़ता है, भीमपुर ऊर्जा संयंत्र, तो ये आधे लोग फ्लैट हो जाते क्लास में कि अब क्या करें भैया, जीएस अथाह सागर है। जीएस अथाह सागर नहीं है, जीएस इज द नेम ऑफ प्रैक्टिस। हाँ कहेगा कर्नाटक तो झट से बताओगे, नरोरा उत्तर प्रदेश, रावत भाटा राजस्थान, और आपके ये सवाले तो जल्दी जल्दी बता ही दोगे। मैं जानबूझ करके ये कोवडा, चुटका और आपके भीमपुर लेकर के आया हूं। निम्न में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है सर, वैगई नदी ऑप्शन में, ये नहीं है सर। तुम बात करो पंचगंगा, कोयना, मालप्रभा, चंद्रप्रभा, ये सब वैगई नदी के किनारे। बल्कि एक रेलवे का इससे बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है कि वैगई नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? मदुरई शहर, मदुरई शहर। और अभी जो स्वच्छ हवा सर्वेक्षण हुआ था, स्वच्छता, उसमें मदुरई की सबसे गंदी हवा को माना गया था कि सबसे गंदा स्थल में से एक माना गया था मदुरई को। तो मदुरई एक्चुअली अभी चर्चा में है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। ये वैगई नदी के ही किनारे है। बल्कि मूसी, दूधगंगा, तुंगभद्रा और पंचगंगा, कोयना, मालप्रभा, घाट प्रभा, ये सब कृष्णा की सहायक नदियां हैं। और कई बार पूछ देता है घाट प्रभा किसकी सहायक नदी है, कोयना किसकी सहायक नदी है, पंचगंगा, सब आपके कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है ना। अगले पाएंगे, कितने सदस्यों ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था? मैंने इसको डिफाइन तो किया है सर, जैसे कि 389 ये कुल सदस्य थे। जब संविधान सभा बनी थी तो कुल संविधान सदस्य 389 थे। लेकिन सर 1947 में बंटवारा हो गया, तो बंटवारा के बाद पाकिस्तान वाला हिस्सा अलग हो गया, तो सदस्य भी कम हो गए। तो बंटवारा के बाद सदस्य संविधान सभा में, बंटवारा के बाद सदस्य जो बचे थे संविधान सभा में लल्ला, वो आपके कितने थे? 299। और कितने सदस्यों ने संविधान सभा की पहली बैठक हुई कब थी सर? सर ये इसका मतलब आप इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं 9 दिसंबर 1946 की, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। इस दिन 211 लोगों ने संविधान सभा की सभा में बैठक लिया था। और जब 9 दिसंबर 1946, उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई 1946 को, फिर 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई, और तब तक यह डिसाइड हो गया था कि संविधान सभा में 22 समितियां होंगी, 22 समितियां टोटल, नहीं वो झंडा समिति, संघ संविधान समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सब जो थी टोटल ऐसी 22 समितियां हो गई थी लल्ला।
टोटल 22 समितियां। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा लल्ला इसका? राइट आंसर इसका हो जाएगा 211। कितने सदस्यों ने संविधान सभा, संविधान का वेट कितना है? लगभग 13 kg। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लिखने में लगा। ये सारी चीजें। समानता का अधिकार किसमें वर्णित है? समानता का अधिकार किसमें वर्णित है बताइएगा? 14 से 18 या किस में बताइएगा? स्वतंत्रता का अधिकार तो सर 19 से 22 है। ठीक है, स्वतंत्रता बी, जो लोग बी कह रहे हो स्वतंत्रता का अधिकार है। समानता आपके कहां रहेगा? 14 से 18 में। 23 और 24 में फिर क्या दिया है सर? राइट अगेंस्ट शोषण, एक्सप्लोटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन दिया है। और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यह जरूर याद रखना। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा लल्ला? ए ऑप्शन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों से संबंधित नहीं है? मतलब वो अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। भारत के संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, खास करके पार्ट 3 में, जो केवल भारतीय नागरिकों के पास है। ठीक है ना, केवल भारतीय नागरिकों के पास है। ठीक है ना। ठीक है, बताओ क्या इसका राइट आंसर होगा? बताना इसका राइट आंसर क्या होगा? सोच समझ के आंसर करो। अच्छा, तुम सोचो कि तुम किसी देश में गए हो तो क्या तुमको ऐसे ही गिरफ्तार करके डाल देंगे? नहीं ना। आर्टिकल 20 जो है वो केवल भारतीय नागरिकों से संबंधित नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार हमें अपने देश में जरूर है। धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का, ये दोनों हमारे 29 और 30, ये है। आर्टिकल 20 ऐसा है सर जो कि केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध नहीं है, यह विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सी समिति के सभी सदस्य सिर्फ लोकसभा से होते हैं? एक्चुअली संसद में कई प्रकार की समितियां होती हैं। ठीक है ना। जैसे प्राक्कलन समिति में 30, पहले तो मैं यह बता दे रहा हूं किसमें कितने सदस्य होते हैं। कौन सी समिति के सभी सदस्य सिर्फ लोकसभा से होते हैं? प्राक्कलन समिति। राइट आंसर भी यही है, 30 के 30 सदस्य इसके होते हैं एस्टीमेट कमेटी के लोकसभा से। वहीं सार्वजनिक उपक्रम समिति की अगर बात करोगे तो इसमें 15 लोकसभा से तो 7 राज्यसभा से होते हैं। 15 आपके किससे होते हैं लल्ला? लोकसभा से, तो 7 राज्यसभा से। वही लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर बात कर लोगे तो लोक लेखा समिति में जनरली ऐसा होता है कि इसमें भी 15 और 7 का ही कॉम्बिनेशन बनता है। इसमें भी आपके 15 जो होते हैं लोकसभा से और 7 जो होते हैं लल्ला वो राज्यसभा से। लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, तो इनके सदस्य भी जान लो किसमें कितने होते हैं। कभी कभी तो खाली सदस्य ही पूछ देता है और कभी कभी ऐसा होता है कि संख्या पूछ देता है कितने लोकसभा से कितने राज्यसभा से। आइए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ए। संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन किया गया है? संविधान के किस भाग में राजभाषा का, अगर संभव हो तो लल्ला जितने लोग लाइव हो कम से कम वो लोग तो एक बार लाइक कर दिया करो यार, वो लोग तो एक बार शेयर कर दिया करो। खैर, राजभाषा का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं राजभाषा का वर्णन। भाग 20 में कैसे, भाग 4A में, अच्छा तो भाग 4A में तो 5 फंडामेंटल ड्यूटी कहा गया। भाग 15 में तो इलेक्शन कमीशन कहा गया। भाग 17 राजभाषा, हाँ सही है 17। ठीक है, ये एकदम करेक्ट है, एकदम राइट है, एकदम लल्लन टॉप है। चलिए अगले पे आते हैं, एकदम लल्लन टॉप है। अगला आ गया, कथक नृत्य में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? चेहरे पे पेंटिंग लगा के नाचते हैं, या फिर घुंघरू जरूर पहनते हैं, या मुखौटा लगाते हैं, या ढोल बज, मतलब कथक नृत्य में इसमें से। अब देखो यही है आपका AI बेस्ड एडुकेटिव वाला SSC का नए पैटर्न का क्वेश्चन। अभी तक अगर मान लो ये SSC के रेगुलर पैटर्न पे तो पूछता कथक कहां का नृत्य है, या कथक शास्त्रीय नृत्य है कि लोक नृत्य है, या वो ये पूछ देता कि इनमें से कौन कथक के प्रसिद्ध नृत्यांगना है, कुछ इस तरीके का आपसे क्वेश्चन कर देता। लेकिन अब क्या पूछ रहा है इनमें? सर घुंघरू अगर आप नहीं पहने हैं घुंघरू तो कथक का कोई मतलब नहीं बनता है। जरा सा इसके बारे में देखते हैं। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, खास करके उत्तर प्रदेश। इसमें पैरों की हरकत से साफ और सुरीला बनाते हुए कथक नृत्य अपने पैरों में घुंघरू बांधते हैं। ठीक है ना। तो घुंघरू कथक का सबसे प्रमुख क्या है? अंग है, हिस्सा माना जाता है।
विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? भैया जो लोग यहां मौजूद हो कम से कम लाइक वाइक तो कर ही दो, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा महासागर आर्कटिक। अच्छा एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, अच्छा ये ऐसे, वह कौन सा महासागर है जो अंग्रेजी के एस अक्षर से मैच करता है? एक ऐसा क्वेश्चन भी मैंने देखा, बड़ा हमको अच्छा लगा। एक क्वेश्चन 4 भारतीय बिल्डिंगों का नाम दे दिया था और बोला था इनमें से कौन सा भारतीय ऐतिहासिक विरासत अंग्रेजी के यू अक्षर से मैच करता है? तो अटलांटिक महासागर जो है वो आपके एस अक्षर से, और हमारे देश का जो संविधान सदन जिसे हम लोग पुराना संसद भवन कहते थे, अब संविधान सदन कहते हैं, वो अंग्रेजी के यू अक्षर से मैच करता है। खैर क्वेश्चन यहां पे ये पूछा है कि सबसे बड़ा महासागर वो आपका प्रशांत महासागर, ठीक है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। पोंगल किस राज्य का मुख्य त्योहार है? पंजाब का? नहीं सर, बैसाखी मना लेते हैं। केरल, गुजरात? नहीं, तमिलनाडु। राइट आंसर होगा तमिलनाडु। पोंगल के बारे में, चूंकि आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल पे जाता है, अब हमको पता है ये तुमको रटा है लल्ला पोंगल, लेकिन हम क्या करें, पोंगल और जलीकट्टू, यक्षगान, ये सब पूछता ही रहता है। मुख्य रूप से ये किसानों और फसल की कटाई से संबंधित होता है। इस दिन नए चावल से पोंगल नाम का मीठा व्यंजन बनाया जाता है, इसीलिए पोंगल को हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं, जैसे हॉर्नबिल को हम लोग त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। तमिलनाडु के अन्य उत्सव को देखोगे तो कावराई, कीर्तिगाई दीपम, थाई पूषम, चिथिराई उत्सव। पिछली बार एमटीएस हवलदार के पेपर में हो या कोई दोनों में थाई पूषम और चिथिराई उत्सव पूछा था, ठीक है ना। 3 बार इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? एक्चुअली ये आज सुबह का करंट अफेयर है। आपको बता दे, पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग दुनिया में फ्रेंचाइजी आधारित गोल्फ लीग हुआ है। इसका आयोजन लल्ला सितंबर से दिसंबर के बीच में किया है। जीतने वाले गगनजीत भुल्लर हैं। 6 टीम ने इसमें हिस्सा लिया। हर टीम में, ये मैंने आज सुबह करंट अफेयर में बताया है, हर टीम में 10 खिलाड़ी भाग लेते रहे थे, ठीक है ना। 10 खिलाड़ी। अच्छा एक सूचना आप लोग से एक और, कल संडे है, कल मैं 15 टॉपिक, हर टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन पढ़ा दूं। कल शाम 7 बजे क्लास रख लेते हैं, ठीक है ना। कल कै दिसंबर हो जाएगा? 7 दिसंबर। कल 7 दिसंबर 7 बजे आपकी क्लास रहेगी। 7 दिसंबर 7 PM, कल संडे, ठीक है ना। कल आपकी क्लास रहेगी। अगर क्लियर हो गया हो तो एक बार सब लोग 777 लिख दीजिए। अगर क्लियर हो गया हो तो एक बार सब लोग 777 जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना सब लोग। हाँ कल, और कल 150-200 क्वेश्चन पढ़ाएंगे एडिक्विटी का, एसएससी का, नए पैटर्न का, टॉपिक वाइज। कल डिटेलिंग नहीं, बस 10-10 क्वेश्चन आएगा, हर टॉपिक के उड़ाते जाया जाएगा। और ये आपको मैं भरोसा दिला रहा हूं, अब जब से जीडीएमटीएस का एक नया अवतार आया है, अब आपको सारे दिन नए क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे दिन नए क्वेश्चंस मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगले पे आते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सोच समझ के बताइएगा। देखो यही है आपका एआई बेस्ड क्वेश्चंस, एडिक्विटी के नए पैटर्न के क्वेश्चन। अब आप खुद पढ़ते होगे तो आपको एहसास होता होगा गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। सोच समझ के बताइएगा, किस आंदोलन की? चिपको आंदोलन? नहीं सर, असहयोग, बिल्कुल असहयोग आंदोलन की। आ जाओ अब एक काम और कर लिया जाए, एक 25 क्वेश्चन का 5 मिनट का लाइव टेस्ट कर लेते हैं, किया जाए? 5 मिनट का लाइव। अब यहां पे मैं पेन रख दूंगा, यहां पे आपको बताना होगा कि राइट आंसर क्या। अभी तक मैंने 40-45 मिनट डिफाइन किया, अब आपके सामने 25 क्वेश्चन आएंगे और 7-8 मिनट, ठीक है 7-8 मिनट। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। चलो ये वो क्वेश्चन होंगे जो मैंने पढ़ाए हैं कभी ना कभी। ये नहीं यार, ये वाले तो नए वाले ही हैं। हाँ ये न्यू है, पढ़ाया हमने, शायद हो शायद ना, उस टाइप का पढ़ाया होगा, सब नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है ना, सब नहीं पढ़ाया होगा। आओ चलो बताओ, ताजमहल का निर्माण कराने वाला मुगल सम्राट कौन था? ईबीएआई का क्वेश्चन है, मैं क्या करूं, शाहजहां। आसान है तो क्या इसका क्या मतलब आएगा नहीं। अगले पे आएंगे।
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? अक्सर लोग गलत करते हैं, मैं सही कह रहा हूं। एक भारत में लोग गुजरात की राजधानी खूब गलत करते हैं, झट से अहमदाबाद टिक मारेंगे, गांधीनगर को भूल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है लल्ला, ठीक है। अगले पे आते हैं, किस देश में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को, जैसे भारत में क्या है कि हम लोगों ने इंग्लैंड से सिंगल सिटीजनशिप लिया है। दोहरी नागरिकता मतलब वहां के नागरिकों को एक वहां के राज्य की भी नागरिकता और एक वहां के देश की भी। जैसे अमेरिका, अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, जबकि भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ये सब सिंगल सिटीजनशिप पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? सिंगल सिटीजनशिप पे, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में, अध्यक्ष में, मंत्रिपरिषद में, या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग में? बताओ सोच समझकर। तो सर राइट आंसर आपके है संसद में। अरे संविधान के भाग 1 में आपके आर्टिकल 2, 3, 4 यही सब से संबंधित है ना। नए राज्यों का गठन, सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन। तिब्बत में किस नदी को तसांगपो कहा जाता है? सोच समझ के आंसर करो। तिब्बत में किस नदी को तसांगपो? यहां मैं आप 25 क्वेश्चन मतलब टेस्ट टाइप का ले रहा हूं। सर ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तसांगपो। अब यही ब्रह्मपुत्र जब अरुणाचल प्रदेश के राज्य से भारत में प्रवेश करती है तो उस समय इसका नाम दिहांग बिहांग हो जाता है। जब यही आपके तसांगपो, दिहांग बिहांग असम में प्रवेश करती है तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। उसके पहले इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं था, ठीक है ना। उसके पहले इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं हुआ करता था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम क्या है? अलकनंदा, देखिए सर, उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक जगह पे जब भागीरथी नदी से अलकनंदा मिलती है तब हम उसे गंगा का नाम देते हैं। तो उत्तराखंड के देवप्रयाग पर। देखो सेम चीज है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है, ठीक है, तरीका बदल गया। अगले पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रहेगा सर। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग कितना गुना अधिक है? सर औकात के बाहर है, तब वो पाकिस्तान 4 गुना। मतलब पाकिस्तान 54 है तो हम लोग 1 रुपया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का उछल कूद तो मचा ही रहेगा, उछल कूद। अगले पे आएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, अच्छा योजना से एक बात, जैसे अब देखो दिसंबर में तो कोई पेपर आपका नहीं है अभी, चाहे एमटीएस की बात करें चाहे जीडी की बात करें, सब कब होगा? 2026 में, फरवरी तक मान लीजिए। तो 2026, 2016 की जो योजनाएं हैं वो पढ़ के जाइएगा। जिन योजनाओं का 10 साल पूरा हो जाता है वो आपके पेपर में आता है, ठीक है ना। ए ऑप्शन। अगला, एक लोग कह रहे हैं सर मॉक टेस्ट कहां दें? भाई अड्डा के ऐप पर डेली टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट होता है, आके देना। और देखो जो लोग नए जुड़ रहे हो, मैं बहुत क्लियर कर दूं, कल शाम 7 बजे भी आपकी क्लास है। योजना अवकाश, सर योजना अवकाश 66 से 69 के समय था। फिर आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सर आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। द वेल्थ ऑफ नेशन बहुत खतरनाक किताब है इनकी। अगला, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सर देखिए 2 तरीके का, अगर रिकेट्स और कौन सा होता है, ऑस्टियोमलेशिया। बच्चों में रिकेट्स होता है सर, और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नाम का रोग। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी बताइए? नरगिस दत्त, सुचेता अरे सर रुक्मणी देवी अरुणडेल जी। अगले पे आएंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी हड्डी, हाँ स्टेप्स और फीमर, स्टेप्स और फीमर। ये जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ये एआई का है, ये मेरा तरीका नहीं है, ठीक है ना। अगले पे आएंगे लल्ला। बीबी का मकबरा का निर्माण, सर ये वही बीबी की मकबरा है ना जो औरंगजेब ने बनवाया था अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में, जिसका नाम उसने बदल करके रबिया उद दौरानी कर दिया था। यस, तो डी ऑप्शन औरंगाबाद, जिसे आप दक्षिण का ताजमहल, ताजमहल की गंदी नकल और ये सब भी कहते हैं, या बीबी का मकबरा भी कहते हैं। अगला, दिल्ली का पहला वैद्य सुल्तान कौन था? वैद्य सुल्तान से क्या मतलब है सर? दिल्ली का संस्थापक या जिसको खलीफाओं से सर्टिफिकेट मिला था? ये इल्तुतमिश।
इसको बगदाद के खलीफाओं के द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया था कि यू आर द रियल मुसलमान हु फाउंडेड मुस्लिम रिलीजन इन इंडिया वेरी वेल, कि तुम सच्चे मुसलमान हो जिसने मुसलमान धर्म को भारत में अच्छे से स्थापित किया। इस बात का इसके पास सर्टिफिकेट मिला था इल्तुतमिश को। भारत का पहला मदरसा, ईदगाह सब इल्तुतमिश ने बनवाया था। यह अलग की बात है कि भारत की पहली इस्लामिक परंपरा के अनुसार बनी मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी दिल्ली में। लेकिन जो मुस्लिम धर्म को फैलाने का प्रचार प्रसार काम इल्तुतमिश ने किया, वो किसी अन्य शासक ने उससे पहले ना कर पाया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? सर, पॉलिटिकल लाइफ से संबंधित है। इसी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पहली बार जनगणना का वर्णन है, नीति के ऊपर लिखी गई पहली किताब है। इसी अर्थशास्त्र में आपके सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है, वो भी ध्यान रखिएगा। बलि से संबंधित अनुष्ठानों का ज्ञान किस वेद में है? सर, ऋग्वेद में तो देवताओं को प्रसन्न करने का मंत्र है। सामवेद में तो वो क्या कहते हैं, संगीत का वर्णन है, शास्त्रीय संगीत का। ब्राह्मण ग्रंथों में तो सर ऐसा कुछ है नहीं। यजुर्वेद दो प्रकार का है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, गद्य पद्य दोनों में बटा है। अगले पे आएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में है सर, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लरकाना और मोंटगोमरी नामक डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। वहीं लल्ला अगर हम लोग बात कर लें लोथल की, तो यह गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। क्लियर है, भोगवा नदी के किनारे है। अगले पे आएंगे। अच्छा, मैं बार बार याद दिला रहा हूं कि कल शाम 7 बजे आपकी क्लास है। मैं क्लास लूंगा, लाइव रहूंगा कल, बल्कि मैं 15 टॉपिक आपको रिवाइज करवाऊंगा। संडे उंडे को थोड़ा स्पेशल टाइप में क्लास चलती है, कल मैं ऐसे डिफाइन वाली क्लास नहीं लाऊंगा। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, बताओ, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी। अगले पे आएंगे। भारत में हरित क्रांति, अरे सर देखिए, अब यही क्वेश्चन सेम कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। अच्छा, हरित क्रांति के जनक बोरलॉग जी के नाम पर कृषि का बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। भारत में बोरलॉग पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? एमएस स्वामीनाथन। ठीक है ना, एमएस स्वामीनाथन। अगले पे आएंगे। तो ये 25 क्वेश्चन हो जाए तो रोकें। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का लाभ किसे मिलता है? ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एंजॉयड बाय। अच्छा, ये एंजॉय करता है निदेशक डीपीएसपी। हालांकि इसका जिक्र किस में है, वही वो पूछना चाहता है, आर्टिकल 50 में, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये आर्टिकल 50 में इसका जिक्र है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगले पे आएंगे लल्ला। अगले पे, लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? तो सर लक्षद्वीप की अगर बात करें तो डी ऑप्शन 36 द्वीपों का। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र, तो सर भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र हुआ करता था बंगाल गजट। द्वितीय विश्व युद्ध का काल क्या था? सर 1939 से लेकर 45 तक भिड़ा दीजिए, एकदम लगा दीजिए टिक। ठीक है, अगले। कर्नाटक का भद्रावती निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखो 25 के 25 या 20 के 20 क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, 2-4 ऐसे आते हैं जो डिसाइड करते हैं कि रैंक क्या रहेगी, आपकी सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो राइट आंसर बनेगा डी, लोहा और इस्पात। प्राचीन भारत का इतिहास के 10 क्वेश्चन। यहां शायद पेन नहीं रखा हुआ है, मैं पेन मंगा लूं। चलो तो शुरुआत करो। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के, पेन नहीं है यहाँ पे, किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? गंगा, सिंधु, नर्मदा या फिर कावेरी? सर सिंधु नदी के किनारे, इसीलिए तो हम लोग इसको सिंधु। आप सोचो ये एआई ने क्वेश्चन बनाया है, तो कौन सा बहुत बड़ा टफ बना दिया है, किस मेरे स्टूडेंट को ये नहीं पता है? सर ए ऑप्शन। अगले, आर्य मुख्यतः किस धर्म ग्रंथ से जुड़े थे? देखो बस पूछने का तरीका, ये एआई का क्वेश्चन है लल्ला, ये मैंने नहीं, मैं अपने क्वेश्चन हाथ से लिख के बनाता हूं। मैंने एआई को कमांड दिया, उसने बनाया कि एसएससी के पूछना आप एआई से है तो थोड़ा देखें। अब ये किस बच्चे को नहीं पता कि आर्यों ने वेदों की रचना की थी? तो उनका जो पूरा टाइम पीरियड रहा होगा वेद के ऊपर रहा होगा। लो, आंसर सही है बी। ठीक है, अगले पे आएंगे। अशोक किस राजवंश से था?
गुप्त, पाल, कुषाण, मौर्य। हाँ, यहां पे कंफ्यूजन, इसमें भी क्या ही कंफ्यूजन है यार, इसमें भी ये नहीं है। हाँ, इसमें भी क्या ही कंफ्यूजन है सर। अशोक मौर्य वंश से हुआ करता था। मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? अरे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, एक लरकाना में है, एक मोंटगोमरी, दोनों ही पाकिस्तान में है। लो पाकिस्तान। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? अच्छा, तुम लोग अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। एआई भी पूछेगा तो बहुत टफ नहीं पूछ सकता है, बना ले एसएससी को जिसके अपना बनाना हो जैसा पेपर। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। नालंदा किसने बनाया? नालंदा बनाया था, सी ऑप्शन, कुमारगुप्त ने। गुप्त काल किसके लिए प्रसिद्ध है? गुप्त काल किसके लिए प्रसिद्ध है? आज मुझे ठंड लग गई है यार, तो मेरा तबीयत मैं बहुत अच्छा अंदर से नहीं महसूस कर रहा हूं। गुप्त काल किसके लिए प्रसिद्ध है? सर गुप्त काल कला और साहित्य के लिए, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगले पे आओ। सप्त सिंधु किसको कहा गया? 7 पहाड़ को देख रहे हो ना क्वेश्चन का तरीका एआई का। हमको तो यार अपने तरीका सही लगता है, मैं कल से नहीं करूंगा भक। 7 पहाड़, 7 नदी, 7 नदी है सप्त सिंधु। ठीक है। जैन धर्म किसने शुरू किया? दिए गए ऑप्शन में महावीर जी ने शुरू किया जैन धर्म। अगला 10 क्वेश्चन के बाद सब्जेक्ट चेंज होगा। बुद्ध जी का जन्म कहां हुआ था? सर बुद्ध जी का जन्म कुशीनगर तो नहीं, बोध गया है, लुम्बिनी। सर राइट आंसर है लुम्बिनी। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर में देहांत हुआ था, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। चलो अगले पे आते हैं लला। अब आर्ट एंड कल्चर के 10 क्वेश्चन, ठीक है। आज स्पेशल क्लास चल रही है तो वो, और याद रखना इसकी पूरी पीडीएफ करेंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। करीब 99,000 के आसपास बच्चे होंगे, 98-99,000 इस पे। हाँ, रामेश्वर मंदिर किस राज्य में है? रामेश्वरम। रामेश्वरम सर तमिलनाडु में है। कुंभ मेला कितने स्थानों पर लगता है? फिर नासिक कुंभ और माघ मेला प्रयागराज में फिर शुरू होने जा रहा है फरवरी में। सर कुंभ मेला लगता है 4 स्थानों पे, ठीक है ना। चलो, एक तो उज्जैन में लगता है सर, एक हरिद्वार में लगता है, एक प्रयागराज में। एक खुद तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला, मैसूर दशहरा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? मैसूर दशहरा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो मैसूर दशहरा कर्नाटक का, ठीक है। मैसूर दशहरा कर्नाटक का प्रसिद्ध त्योहार है। हाँ, कनक दुर्गा मंदिर कहाँ स्थित है? कनक दुर्गा मंदिर कहाँ स्थित है बताइएगा। कनक दुर्गा मंदिर कहाँ स्थित है? सर कनक दुर्गा मंदिर जहां दुर्गा जी को विजय का प्रतीक माना जाता है, तो ऐसे याद रखना, विजयवाड़ा। अब ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अलग जरूर लगा। अगले पाएंगे, सोनपुर मेला किस राज्य में प्रसिद्ध है? सोनपुर, ये तो सर आसान है, बिहार। बिहार। अगले पे आएंगे, बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बड़े छोटे छोटे आज क्वेश्चन बने हैं। बैसाखी सर पंजाब। खजुराहो मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? नृत्य के लिए, वास्तुकला के लिए, चित्रकला के लिए, या मूर्तियों के लिए? अब इसमें ऑप्शन बड़े सही दिए हैं इसने। ये देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर वाला प्रश्न है, तो सर राइट आंसर बनेगा मूर्तियों के लिए। खजुराहो की मूर्तियां बहुत फेमस है ना। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया? सर यहां पे मत रहिए, यहां। अब बताओ, केरल, तमिलनाडु? गुरुजी केरल में, ठीक है ना, केरल में। पुष्कर मेला राजस्थान, अजमेर में पुष्कर मेला। अगला, सूरज कुंड मेला अभी अभी कुछ दिन पहले लगा था फरीदाबाद में। फरीदाबाद मतलब हरियाणा में। हर 10 क्वेश्चन के बाद टॉपिक चेंज है, ठीक है ना। अब आप मध्यकालीन भारत इतिहास के 10 क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, मैं तुमको एक प्रमाण दे रहा हूं, क्वेश्चन उठाया हूं एआई से। अगर ये मैं लिखा रहता तो मैं सिर्फ शायद मध्यकालीन इतिहास लिख देता या फिर मध्यकालीन भारत लिख देता, लेकिन चूंकि एआई को कमांड दिया कि 10 क्वेश्चन छांट के दो, तो वो मध्यकालीन भारत इतिहास तीनों लिखा। एक हम आम इंसान लिखे तो इतना लिखेगा, मध्यकालीन भारत या फिर मध्यकालीन इतिहास। लेकिन भाई वो इंसान थोड़ी है, वो तो मशीन है, दे दिया, आओ देखा जाए इनको। ताजमहल किस मुगल शासक ने बनवाया था? अभी एक दिन कमांड दूंगा कि एआई मुझे कठिन कठिन क्वेश्चन दो, देखता हूं क्या देता है। शाहजहां। अकबर के नवरत्नों में कौन था? तानसेन, कबीर, तुलसीदास, रैदास। सर तानसेन हुआ करता था, तानसेन।
चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ये अच्छा क्वेश्चन है। चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मदुरई, तंजाउर, कांची या पाटलिपुत्र? सर चोल साम्राज्य वालों की राजधानी तंजाउर हुआ करती थी। यह गलत होता। कुतुब मीनार किस शासक के द्वारा बनवाया गया? आप देखो इन दोनों में से भाई शुरू तो इसने किया था, कंप्लीट इसने किया था, तो चलो शुरू वाले से आंसर कर देते हैं। शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, कंप्लीट इल्तुतमिश ने किया था। हालांकि अगर कोई लड़का टिक मार के आ ही जाए बी, तो इस पे फिर एआई को मुकदमा लड़ना पड़ेगा उस लड़के या लड़की से कि ससुर किसने बनवाया, तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक तो शुरू करके छोड़ दिए थे, मर गए वो खुद है। विजयनगर साम्राज्य, सर देखो विजयनगर 1336, हरिहर और बुक्का, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था? पानीपत प्रथम। लेकिन छोटे छोटे सवाल करके मजा बहुत आ रहा है, अगले पाएंगे। कबीर किस भक्ति आंदोलन से जुड़े थे? सूफी, शैव, सगुण या फिर निर्गुण? कबीर, तो कबीरदास जी जुड़े थे, डी ऑप्शन, निर्गुण भक्ति से। महाराणा प्रताप किस राज्य के राजा थे? सर मेवाड़ के हुआ करते थे। महमूद गजनवी ने कितनी बार भारत पे हमला किया? बचपन से रटे बैठे हैं, 17। यार एआई में हमको मजा नहीं आ रहा है, वो बड़ा आसान हो गया। कल मैं उसको कमांड दूंगा, कल मैं खुद से क्वेश्चन बनाऊंगा 25। गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध था? बी ऑप्शन, हीरे के लिए। तुम लोग कल शाम 7 बजे वाले क्वेश्चन में आना, अभी आज रात में बैठ करके प्रीवियस ईयर के आधार पर नए क्वेश्चन बना दूंगा। जनगणना, ठीक है। अब ये टॉपिक तो हम खुद कई बार पढ़ाए हैं, देखते हैं 10 क्वेश्चन इनके क्या हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी? नागालैंड की। सर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह, देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका डेटा बदलता रहता है। वैसे 2011 के अनुसार भील हो गए थे, भील और गोंड, इन्हीं 2 जनजातियों में से जनसंख्या का अप डाउन चलता रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा का। भाई 2011 की बात कर रहा है, अभी की नहीं कर रहा है, और 2011 का ही डेटा सरकारी डेटा माना जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक थी? सर बाघों की संख्या टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है? भाई पहले पे तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन इसने अच्छा किया कि दूसरा पूछा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही होगा। भाई ऐसे ऑप्शन के थ्रू भी जाओगे तो देखो टिक मार ले जाओगे। पंचवर्षीय योजना, आइए सर, प्रथम पंचवर्षीय योजना की आज ऐसे 15-20 टॉपिक अलग अलग आपको करवाऊंगा मैं। स्पेशल दिन है तो स्पेशल टाइप की क्लास चलेगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, सर प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 हुआ करती थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, तो सर अगर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना। अगला, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? बताओ तीसरी। सर 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, सर यहीं पे शुरू हुई होगी 61, ठीक है ना भाई। 51 से 56 पहली पूरी, 56 से 61 दूसरी वाली पूरी होगी, तीसरी पूछ रहा है तो 61 से 66 तीसरी चली थी। 2012 से 17 में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? सर वो 12वीं, किस ऑप्शन पे? सी, 12वीं। भारत पाकिस्तान युद्ध कौन पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? मतलब 1972 वाला पूछ रहा है सर। हाँ लेकिन चौथी, लेकिन ये गलत भी हो सकता है, क्यों? अच्छा अब आप बताइए, 1965 में भी तो भारत पाकिस्तान लड़े थे, और 1972 में भी लड़े थे, 71-72 में भी, तो इसको सही मान लिया, इसको गलत क्यों माना? क्या भारत 1965 में नहीं लड़ा था? इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ही हटा देता हूं। भाई तीसरी के समय भी तो भारत पाकिस्तान 1961 से 66 तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, और 65 में भारत पाकिस्तान का युद्ध है। सही कह रहे हैं कि नहीं? हटाओ इसको। आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का, आइए 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? कारतूस का मुद्दा। ऑप्शन देने का तरीका थोड़ा एआई ने बदला है, ये बात ठीक है। अगले पाएंगे, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1850। भाई इस क्वेश्चन में तो रुकने की जरूरत नहीं है ना, ये तो इजी है, इनको तो बस उड़ाओ, आगे बढ़ जाओ। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहां शुरू किया था?
सर वो 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में राजकुमार शुक्ला जी के बुलाने पर। पहला। अगले पे आएंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सर एग्जैक्ट अगर हम लोग लिख दें तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। अगले पे आएंगे, स्वदेशी आंदोलन किससे जुड़ा था? स्वदेशी आंदोलन सर बंग भंग से। स्वदेशी इसीलिए हुआ था ना, जब 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हो गया था तो फिर स्वदेशी आंदोलन की बात की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की लल्ला, तो वो उसी से जुड़ा है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग अगस्त क्रांति भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सर राइट आंसर 1942। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई बताइए? पूर्ण स्वराज 1927, 1935, 1929, 1947। पूर्ण स्वराज की घोषणा, सर पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929। अगला, आजाद हिंद फौज किसने बनाई थी? अरे यार, सुभाष चंद्र बोस जी। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन, भारत का पूछा है। अगला, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? सर पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950। अब जियोग्राफी के 10 क्वेश्चन देखो। आज 10-10 क्वेश्चन करके मैं कई टॉपिक करवाऊंगा। आज मतलब स्पेशल डे है तो स्पेशल टाइप की क्लास चला दे रहा हूं। ठीक है, आज कोई वो रेगुलर वाली क्लास तो है नहीं कि भाई वो 25 क्वेश्चन डिफाइन करके, वो हम लोग कल से देखेंगे। पृथ्वी का आकार कैसा? देखो वैसे तो पृथ्वी का आकार इलिप्टिकल मान लिया जाए, लेकिन अब चूंकि हमको आपको आंसर इसी के हिसाब से देना है। हमको पता है कि नहीं सर पृथ्वी का आकार गोल थोड़ी है, लेकिन अगर हम चारों ऑप्शन देखें तो हमारी मजबूरी बनेगी कि हम गोल आंसर करें, मजबूरी। जबकि इलिप्टिकल है या जियोइड कहा जाए वो है, तो ये मजबूरी वाला आंसर है, मजबूरी वाला आंसर। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे जरूरी गैस, अरे बाप रे बाप, लोग ऐसे एआई से चाहा जाए तो बहुत टफ क्वेश्चन भी निकाला जा सकता है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है इतना आसान देगा। दे दे भाई, दे दे। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर, ये कल मैंने क्वेश्चन कराया था, प्रशांत महासागर। गद्दी, भोटिया, किन्नौर किस राज्य की जनजातियां हैं? सर गद्दी, भोटिया, किन्नौर हिमाचल प्रदेश की जनजाति हैं। भारत का शीत मरुस्थल किसे? 150 क्वेश्चन है, हर 10-10 क्वेश्चन में टॉपिक चेंज है। भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? सर भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है, लद्दाख। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताना मेरे भाई, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का, सर दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप ए ऑप्शन एशिया है। अगले पे आएंगे, गंगा नदी कहां गिरती है? गंगा नदी सर बंगाल की खाड़ी साइड पहुंचाइए। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? सर सहारा मरुस्थल की बात करें तो अफ्रीका में है। अगले पे आएंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आज छोटे छोटे क्वेश्चंस का वेरिएशन है। सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट। पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? वो सियाल, सीमा, नीफे वो जो नहीं रहता सर, वो कहलाता है आंतरिक, इनर कोर। ठीक है, इनर कोर। अगले पे आएंगे, प्रसिद्ध वादक वाद्य यंत्र। आज मैंने क्या कहा है? आज स्पेशल डे, स्पेशल क्लास। बस एक रिवीजन के मोड से बैठो। 150 क्वेश्चन है, सब टॉपिक के कम से कम 15-20 टॉपिक आज हैं मेरे पास। 61वां, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? सर बिस्मिल्लाह खां जी शहनाई के लिए। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के कलाकार हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन तबला के। हाँ ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है तो एक दिन आसान सही। आइए, रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? रविशंकर। और ऐसे आसान क्वेश्चंस को भी अगर कोई गलत करे तो भैया फिर सिलेक्शन से बहुत दूर हो, एक आग दू नहीं 10-20 कोस दूर हो। हरिप्रसाद चौरसिया, बिस्मिल्लाह हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष बांसुरी। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? बांसुरी, सरोद, तबला, हारमोनियम। सर अमजद अली खान जी सरोद से। विटामिन और रोग से आइए 10-10 क्वेश्चन, 10 या 5 जो भी रहे। ठीक है, आइए सर, निम्न में से कौन विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है? गाजर, दूध, पालक, नींबू। सर गाजर होगा, और कहाँ की रोशनी के लिए हम टनाटन व्यवस्था है। ये तो सी के लिए है, ये आयरन के लिए है, एकदम लोहा हुआ खा के मजबूत हो जाएंगे। दूध तो सर कई प्रकार के विटामिन है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? सर ये तो विटामिन डी का हो गया, ये ई का हो गया, ये बी का हो गया, तो फाइलोक्विनोन। ये लो, ऐसे भी तो आंसर कर सकते। अगला, मिर्गी किस अंग से संबंधित है? सर फेफड़ा। ये तो सर टीबी, ट्यूबरकुलोसिस में लंग्स या फेफड़ा प्रभावित होता है।
आंख सर ट्रेकोमा नाम के रोग में प्रभावित करता है, ट्रेकोमा को। त्वचा सर आपके बहुत सारी चीजें, डर्माटिट्स मान लो त्वचा रोग, मस्तिष्क, या 4D सिंड्रोम पेलाग्रा में भी त्वचा ही प्रभावित होती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? भैया ये वही वाली विटामिन है जो ब्यूटी विटामिन के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर बनेगा टोकोफेरॉल। इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। अगला पे आएंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सर ये ए का हो जाएगा, ये बी का हो जाएगा, कैल्सी कैलिफेरॉल और विटामिन एस्कॉर्बिक। सर एस्कॉर्बिक लगा के आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है, एस्कॉर्बिक। अगले पे आएंगे पॉलिटी के क्वेश्चन। मां झट 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 आज क्वेश्चन बदल के बड़ा आनंद आ रहा है मुझे। आओ अब चलो पॉलिटी देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? सर ये वाला आसान है, हम ही मारेंगे। आइए, 26 जनवरी 1950। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है? गुरु नई दिल्ली। अभी 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी बने हैं। अगले पे आएंगे, भारत में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, और क्या? उच्च सदन कहा जाता है, बड़ों का सदन कहा जाता है, एल्डर्स हाउस कहा जाता है, कई नाम है। लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? गुरु 5 वर्ष के लिए। लेकिन अगर कभी पूछे कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या कभी बढ़ा था? हाँ, जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी तो 1 साल के लिए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा करके 6 वर्षों के लिए कर दिया गया था। फिर वो बाद में जनता पार्टी की सरकार आई थी, उसने संशोधन करवा के फिर से 5 वर्ष कर दिया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? सर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सांसद और विधायक मिलकर के करते हैं, मनोनीत वाले बस उसमें नहीं होते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? अधिकार की बात कर रहा है, फिर ये गलत है, सी, ठीक है ना। कर्तव्य की भी बात होनी चाहिए। भारत के संविधान को किसने लिखा? सर लिखा क्या? पूरी टीम ने लिखा। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी, प्रारूप समिति। वैसे तो संविधान सभा ने मिलकर के लिखा। ऑप्शन अगर संविधान सभा होता तो और ज्यादा अच्छा लगता, बाबा साहेब को भी, हम लोग को भी, सभी को। प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है? प्रधानमंत्री संसद का, न्यायालय का, राज्यसभा का? सर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स का प्रमुख होता है। आर्टिकल 74-75 में यही जिक्र। एक बात याद रखना, भारत के संविधान में डायरेक्ट प्रधानमंत्री पद का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं जिक्र मिलेगा। संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? संविधान की प्रस्तावना, भारत, हम भारत के लोग, संविधान या लोकसभा? सर वी द पीपल ऑफ इंडिया। बहुत मजा लेते हैं। अगले पे आए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्थान से लिया गया है? सारनाथ से। नहीं, वो अशोक स्तंभ जो है सारनाथ वाराणसी से ही तो लिया गया है। अगले पे आएंगे, बुक्स एंड ऑथर्स के अब 5-10 क्वेश्चन। आज हर 5-10 क्वेश्चन पे टॉपिक बदलेगा। स्पेशल डे, स्पेशल क्लास चल रही है। आइए सर, अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य ने। और अगर आज तुम क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। धिक्कार है इस तरीके के, मतलब हम लोग के पढ़ाई पे, इतना आसान आसान क्वेश्चन आवे और तुम गलत कर दो, तो धिक्कार है। समझ रहे हो? आज 150 क्वेश्चन में तुम्हारे 140 सही होने चाहिए। आज मैं कह कह के चिल्ला रहा हूं कि भैया आसान आ गया। मेघदूत, मेघदूत कालिदास, मेघदूत कालिदास। अगले पे आएंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम, सर कालिदास जी। अगले पे आएंगे, कुमार संभवम, बाप रे बाप, आसान है, आसान है सर, सब कालिदास जी तो हैं, मतलब इन्हीं को आज खाली पढ़ना है क्या? अगले पे आओ, गीत गोविंद, जयदेव। आज इस बात का मान लो टेस्ट हो रहा है कि आसान क्वेश्चन आएगा तो तुम कै सेकंड लोगे आंसर करने में, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं। बुद्ध चरित, सर अश्वघोष, बुद्ध चरित अश्वघोष। पंचतंत्र, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। कादंबरी बाणभट्ट। 2-2 सेकंड में आंसर करना है, 2-2 सेकंड में। राज तरंगड़ी, कल्हड़। अगला, भारत एक खोज नामक किताब किसने लिखी है? भारत एक खोज नामक किताब किसने लिखी है? बताओ सर। भारत एक खोज नामक किताब जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है भी। अब साइंस के 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिलेगा। 2 सेकंड से ज्यादा नहीं, आसान होगा। मनुष्य का रक्त लाल क्यों होता है? ले सर, आयरन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला, पौधे भोजन किससे बनाते हैं? अब इसमें यह भी क्वेश्चन हो सकता है, पौधे भोजन किस तरीके से, जाइलम के थ्रू ग्रहण करते हैं या फ्लोएम के थ्रू? फ्लोएम के थ्रू भोजन ग्रहण करते हैं। खनिज और लवण, वाटर एंड मिनरल्स किसके थ्रू? तो जाइलम के थ्रू। और ये तो फोटोसिंथेसिस। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं टफ करूं तो आपके
क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा एटम पाया जाता है, ये आंसर करो। नहीं, अभी तक अचानक आसान आसान चल रहा था ना, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा एटम पाया जाता है, ये टफ भी थोड़ा सा कर लो। सर क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम एटम पाया जाता है। अगले पे आइएगा, दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल हड्डी 118। अगले पे आएंगे, मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है। अभी मैं जब आज शुरू में लेक्चर के आया था तो मुझे थोड़ा बीमार बीमार लग रहा था, अब कहीं से लग रहा है कि मैं बीमार हूं। वही है, कॉम्बिनेशन ऑफ यू एंड मी, बी ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कब की, 1665। जीवित में या मृत में, मृत कोशिका में की। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन एंड स्वान ने। कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहते हैं सर, गोल्जी बॉडी कहते हैं। पावर कंट्रोलर, पावर हाउस क्या है सर, माइट्रोकांड्रिया है। लाइसोसोम क्या है सर, सुसाइड वेसिकल है। और कोशिका का नियंत्रण किसमें होता है, न्यूक्लियस। केंद्र क्या है, न्यूक्लियस। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है गुरु, जांग में पाई जाती है। अगले पे आओ, हरे पौधे में हरा रंग किसके कारण आता है सर, हरा रंग क्लोरोफिल। अच्छा, क्लोरोफिल के कितने घटक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, कैरोटीन, कुल 4 घटक होते हैं क्लोरोफिल के, ये भी याद रखना। सांप ध्वनि कैसे पहचानता है, कान से, त्वचा से, जीभ से या पूंछ से। सांप ध्वनि, सर सांप ध्वनि पहचानता है अपने त्वचा से, ठीक है ना, त्वचा से। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं गुरु, अगर आप जोड़े में देखते तो 23, लेकिन आपने अलग लिखा है तो फिर 46। अगला, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है सर, दूध के प्रोटीन को पचाने के लिए हमारे पेट में अलग से उसके लिए निकलता है कैसीन, कैसीन नाम का प्रोटीन। अगले पे आएंगे, नदियों के किनारे बसे हुए शहर, नदी घाटी परियोजना। अब इसके 10 क्वेश्चन, कहां भाग रहे हो, आज एक दिन आसान क्वेश्चन है तो करो ना, 150 में तुम्हें कम से कम 140 सही करना चाहिए। आइए, कोलकाता किस नदी किनारे बसा है, आज का सबसे आसान सेक्शन चल रहा है, सबसे आसान सर, कोलकाता हुगली। अहमदाबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है, अहमदाबाद, सर अहमदाबाद की बात करें तो साबरमती के किनारे बसा है। पटना किस नदी के किनारे है सर, गंगा जी मार धड़ाधड़ उधर बह रही हैं। अगले पे आएंगे, लखनऊ किस नदी के किनारे है, बताइएगा, लखनऊ किस नदी के किनारे है सर, लखनऊ की बात करें तो गोमती के किनारे है। श्रीनगर किस नदी पर स्थित है, श्रीनगर किस नदी पर स्थित है, बताइएगा, श्रीनगर किस नदी पर स्थित है। श्रीनगर, सर श्रीनगर झेलम। अच्छा, श्रीनगर को बसाया किस शासक ने था, श्रीनगर को बसाया किस शासक ने था, ये बताओ। तो सर वो अशोक ने बसाया था श्रीनगर को, अशोक की एक लड़की की शादी नेपाल में हुई थी, नेपाल में भी अशोक ने एक शहर की स्थापना की थी, उस शहर का नाम बताइए अगर किसी को याद हो तो। नेपाल में भी अशोक ने एक शहर की स्थापना की थी, हाँ वो शहर का नाम बताओ, थोड़ा सा टफ कर दिए, छुआ दिए उसी में, और क्या। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, सरदार सरोवर परियोजना, सर सरदार सरोवर की बात करें तो नर्मदा पे, इसी के किनारे जबलपुर शहर बसा हुआ है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, टिहरी, सर टिहरी भागीरथी पर, टिहरी भागीरथी पर। अगले पे आएंगे, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, सलाल जल विद्युत परियोजना, सलाल जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी के ऊपर है। जम्मू कश्मीर की नदियों के ऊपर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं वो आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये हमेशा याद रखना। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी। फिर विज्ञान के आइए 10 क्वेश्चन लगते हैं, 10 क्वेश्चन और करते हैं। आइए सर, प्रकाश की गति किसमें सबसे अधिक होती है, सर वो ऐसे साउंड की तो ठोस में होती है, लेकिन प्रकाश की कहां होती है सर, निर्वात में। लेकिन अगर यही पूछता कि ध्वनि की गति, तो ध्वनि तो ठोस द्रव गैस इस वाले सीक्वेंस में चलता है ना। बल का एसआई मात्रक क्या है, बल का एसआई मात्रक क्या लेना, न्यूटन। अगले पे, बिजली किस कण के प्रवाह से बनती है, बिजली, सर वो फोटॉन्स वगैरह जो हैं, इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं उनकी वजह से। ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या है, ऊर्जा का एसआई मात्रक, सर ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती, अभी तो हम लोग यही बात कहते कि ठोस द्रव गैस, तो ठोस कहां है, ए ऑप्शन सॉलिड। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, इतना आसान क्वेश्चन आएगा। सामान्य नमक क्या कहलाता है, NaCl, NaCl। अगले पे, सर्वाधिक विशिष्ट उष्मा किसकी होती है, मैंने पढ़ाया था 4200 के पास होती है वाटर की, इसीलिए तो लोग भाप से ज्यादा जलते हैं, नहीं होता है कि भाप से जला हुआ व्यक्ति, तो वो
अगले पॉइंट पे आएंगे, कौन सी गैस आग बुझाने में मदद करती है? सर कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में मदद करती है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? कभी चखे तो है नहीं, लेकिन ठीक है आप कह रहे हैं तो खट्टा बता दे रहे हैं। मिक्स स्टैटिक जीके के अब 10 क्वेश्चन, ठीक है, अब मिक्स के करते हैं 10 क्वेश्चन। भाई कम से कम जितने लोग यहां हो, लाइक तो एक बार सेशन को कर दो यार, लाइक तो कर दो कि आज भी आकर के खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूं, तो एक बार थोड़ा सा लाइक करोगे, उत्साह बढ़ता है और कुछ होता नहीं है उससे। और जो मेरे नए भाई बहनों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? कुचिपुड़ी केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम। सर कुचिपुड़ी बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश से है। अगले पे आएंगे, भारतनाट्यम का नृत्य कहां से संबंधित है? भारतनाट्यम, अच्छा आज मैं आसान करवा रहा हूं। मैं कल से अपने हाथ से लिखे हुए क्वेश्चंस जिनका लेवल अप रहेगा वो लेकर के आऊंगा। ये ठीक है कि आज स्पेशल डे स्पेशल तरीके से हो जा रहा है, ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी किनारे? अरे बाप रे बाप, गंगा जी, मतलब ये तो मेरा घर ही यार, अब इसमें मैं क्या ही बोलूं। अगले पे आएंगे, जगन्नाथ मंदिर कहां स्थित है? जगन्नाथ मंदिर मदुरई, पुरी, कोणार्क या उज्जैन? सर भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर कहां पे है? पुरी में है, भगवान जगन्नाथ जी का। अगले पे आएंगे, यमुना नदी का उद्गम कहां है? यमुना नदी का उद्गम, यमुना नदी के उद्गम की बात करें तो यमुनोत्री, यमुनोत्री। अगले पे आएंगे, ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? बताइएगा, ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में? केरल में, असम में, अरुणाचल में या बिहार में? सर अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और तब इसका नाम दिहांग बिहांग रहता है, दिहांग बिहांग। अगले पे आएंगे, सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? देखो ये वाला सीक्वेंस हम लोग भूले रहते हैं, सच बात तो यही है। इवन आप लोग, मुझे हजारों लोग देख रहे हो, लेकिन कई लोग को नहीं पता होगा कि सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी। शनि ग्रह क्या है? तारा, बौना तारा, गैसीय ग्रह या धूमकेतु? नहीं सर, शनि प्रॉपर एक गैसीय तारा, इस पे कई प्रकार गैस पाए जाते हैं। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया? अच्छा, रामायण महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। रामचरितमानस, इसको हम लोग आदि काव्य के नाम से भी जानते हैं, तुलसीदास जी। और वाल्मीकि जी को हम लोग आदि कवि के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी पूछता है कि आदि काव्य किसे कहते हैं, आदि कवि किसे कहते हैं? तो वही रामायण और वाल्मीकि जी को। गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी, गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगले पे आएंगे, बैसाखी किस राज्य का त्योहार है? पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक? बताना मेरे भाई। बैसाखी की बात करें तो ए ऑप्शन पंजाब, ए ऑप्शन पंजाब। अगले पे आएंगे, पोंगल त्योहार कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में या कर्नाटक में? राजस्थान या हरियाणा में? पोंगल तमिलनाडु। काजीरंगा राष्ट्रीय, अगर ऐसा पेपर आ जाएगा, मैं कसम बता रहा हूं 160 क्वेश्चन आएगा ना, तो कट ऑफ जाएगा 155, इतना जाएगा अगर ऐसा पेपर आ गया तो। फिर भी 4-6 लोग गलत करेंगे ही करेंगे, ये भी बात मुझे पता है, अगर इतना आसान पेपर आ गया तो। एक सिंह वाला, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, सही नहीं कह रहा हूं, ऐसे स्थिति बनेगी। फिर कथकली केरल, कथकली, फिर तो ये भी देखा जाएगा कि सबसे कम समय में किसने पेपर कर दिया। अगले पे, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। सर ये बहुत ही आसान और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताओ भैया, एक सेकेंड में। हाँ बताओ, राइट आंसर बनेगा सी, उत्तराखंड। ठीक है, राइट आंसर बनेगा सी, उत्तराखंड। अगले पे आएंगे सर, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? बोलो भाई। ब्रह्मपुत्र, सर ब्रह्मपुत्र मतलब तसांगपो। और ब्रह्मपुत्र का नाम भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, वेस्ट बंगाल में या फिर उड़ीसा में? बताओ, ब्रह्मपुत्र का नाम, ब्रह्मपुत्र भारत के किस राज्य में पड़ता है? ब्रह्मपुत्र का नाम, ब्रह्मपुत्र भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो असम में, ठीक है ना, असम में ब्रह्मपुत्र नाम उसको दिया जाता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र, सर ये तो विष्णु शर्मा जी। अगले पे आएंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर करना, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सेकेंड, आंसर करना। आमिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, डी ऑप्शन, एशियाई शेर। मैंने कुछ व्हाट्सएप किया, देख लीजिएगा जरा। और उसको, हाँ बताओ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल करें। आर्टिकल मैं कहो तो यहां पे चलो, अच्छा पहले आर्टिकल मैं तुम्हें 10 करवाता हूं, फिर मैं कम से कम 30 आर्टिकल दूंगा। मैं लिख के कह रहा हूं, मैं वचन देने को तैयार हूं, अगर आप 5 मिनट मुझे दें तो मैं उन 30 आर्टिकल से आपको एक नंबर, आज नहीं 2 महीने बाद भी कोई पेपर होगा तो दिलवा दूंगा। पहले इनको कर लो। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो सर राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 23। अगले पे आएंगे, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किससे संबंधित? यह समझ लो मैं तुम्हें रिहर्सल करा रहा हूं। 10 क्वेश्चन के बाद मैं ब्लैंक पेज लूंगा और 30 आर्टिकल बताऊंगा, 30 से 35। अगर तुमने वो 30 से 35 आर्टिकल मेरे साथ दोहरा लिए, मैं लिख के कह रहा हूं 1 से 2 नंबर उस बोर्ड से आज रहेगा। 10 साल से टीचिंग करा रहा हूं मैं, उस पूरे अनुभव का प्रयोग करके 35 आर्टिकल अभी तुम्हें लिखूंगा यहां पे मैं। ठीक है, ये ट्राई गेद है, इनको अभी मत मानो। अभी मैं ब्लैंक पेज लूंगा, 150 पे जाने दो, ब्लैंक पेज लेके फिर मैं तुमसे वो 10 आर्टिकल डिस्कस करूंगा। 35 भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार किस अनुच्छेद में है? भाई मतलब रीट की बात कर रहा है, रीट की बात कर रहा है तो आपके 32। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? रेडी हो ना सब लोग? और उस 35 में से तुम्हें कम से कम 30 याद हो जाने चाहिए। अनुच्छेद 48 क, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताओ लल्ला। ए ऑप्शन, अनुच्छेद 49। अगला 5 मिनट बस आपसे मांग रहा हूं, 150वें क्वेश्चन पे मैं शुरू करूंगा वो आर्टिकल। अगला 5 मिनट आपसे मुझे चाहिए। एनी हाउ प्लीज जितने लोग स्क्रीन पे मौजूद हो, स्क्रीन पे मौजूद रहना। भारत का राष्ट्रपति, अगले पे आएंगे, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? सर वो तो 53 से है, 53 से। अगले पे आएंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं, सब लोग लगे रहना। राष्ट्रपति का निर्वाचन, सर राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस अनुच्छेद से संबंधित है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 से। देखो इसमें तो अभी 10-15 क्वेश्चन और हैं, लेकिन अगर सब लोग रेडी हो, ये लो यहां पे मैंने लिया एक ब्लैंक पेज। ठीक है, एक ब्लैंक पेज मैंने ले लिया। एक मैंने उठाया आपके लिए, एक इधर करके मैं प्लस पेज ले लूं। ठीक है, पेज ले लिया। इसके ऊपर मैं ले लूं व्हाइट कलर, ये मैंने लिया व्हाइट कलर। मैं आपको यहां पे 35 के आसपास आर्टिकल, कुछ आसान भी कुछ टफ भी, बस आप उनको बताना ये हैं क्या। चलो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आर्टिकल 17 से। ये कलर दिख रहा है ना, 17 से। 17, 18, फिर आपके 22, फिर आपके 25। ठीक है ना, 17, 18, 22, 25। उसके बाद आर्टिकल 29, फिर 32। उसके बाद आपके आर्टिकल 32 के बाद आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, 44, 48, 48A, 50, 51, 51A। मैं लाइन से लिखने की कोशिश कर रहा हूं जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 52, 54, 59, 61, 72, 80। ठीक है ना, 79, 81, 100, 76। ये वो आपको बताना इनमें से कौन ज्यादा, 76। उसके अलावा आपके कौन से, हाँ 100 हो गया। उसके अलावा 108, 110, उसके अलावा 123, 141, 137, 131 और आपके 129, फिर 148। 148 के बाद आपके इधर सा कौन सा जोड़े, इसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं। फिर आपके 214, 231, 222, 280, 368। ठीक है, 368। ये हैं जो, मतलब अब ऐसे लिखा जाए तो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल इतने पे बात करते हैं, इतने पे बात करते हैं। अब एक बार सब बोलते हैं। सर 17 छुआछूत कांत, 18 उपाधियों कांत,
22 और 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता, 29 और 30 दोनों माइनॉरिटी कम्युनिटीज से रिलेटेड सर, उनके प्रशासन से, उनके लिपियों, ज्ञान और उनकी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे शिक्षण संस्थान को खोलने से, आर्टिकल 32 रीट जारी करने से, आर्टिकल 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन, 48A सर जंगल एवं जंगली जानवरों का संवर्धन, प्रोटेक्शन, ये सब, आर्टिकल 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, 51 क्या लल्ला सर वो अंतरराष्ट्रीय शांति, 51A फंडामेंटल ड्यूटी, 52 राष्ट्रपति का पद, 54 निर्वाचन उसका, 59 शर्त राष्ट्रपति के पद की शपथ, 61 महाभियोग, 62 क्षमादान राष्ट्रपति का, 80 में क्या है सर, 80 में राज्यसभा का गठन, 79 में संसद, 81 में लोकसभा गठन, 100 में कास्टिंग वोट निर्णायक मत जो लोकसभा का स्पीकर देता है, 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 108 लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट सीटिंग, 110 सर वो धन विधेयक वाला, 123 ऑर्डिनेंस पावर राष्ट्रपति का, 141 सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए अन्य कोर्ट बाध्यकारी हैं, 137 रिव्यू जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 131 ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 148 CAG, 214 भाई एक हाई कोर्ट होगा, 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, 222 हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर, 280 सर्व वित्त आयोग, 368 संविधान संशोधन। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, मुझे लगता है हर स्टूडेंट को, ठीक है ना, हर स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए। अब आ जाओ अपना अगला टॉपिक यहां से अब कवर करते हैं, ठीक है, प्रसिद्ध नृत्य और नर्तक, प्रसिद्ध नृत्य और नर्तक ये देखते हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे। उस्ताद बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? उस्ताद बिरजू महाराज, सर बिरजू महाराज की बात करें तो कथक के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना, बिरजू महाराज कथक। मल्लिका साराभाई किस नृत्य शैली की नर्तकी हैं? मल्लिका साराभाई, सर मल्लिका साराभाई भारतनाट्यम। सोनल मान सिंह किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं? सोनल मान सिंह, सोनल मान सिंह सर सी ऑप्शन ओडिसी के लिए जानी जाती हैं, ठीक है, ओडिसी के लिए। अगला केलूचरण मोहपात्र किस नृत्य से जुड़े हैं? केलूचरण मोहपात्र किस नृत्य से जुड़े हैं बताइएगा? केलूचरण मोहपात्र जी, तो केलूचरण मोहपात्र ये गुरु हैं, ओडिसी नृत्य के गुरु हैं। शोभना नारायण किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? शोभना नारायण, शोभना नारायण सर ए ऑप्शन कथक के लिए। डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? डांडिया, डांडिया लोक नृत्य है गुजरात का लल्ला। अगले पाएंगे भांगड़ा कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? भांगड़ा बताओ सर, भांगड़ा पंजाब आसान है। गरबा किस राज्य से है? सर गरबा की बात करें तो गुजरात से है। संथाल किस जनजाति का है? कि मतलब संथाल नृत्य किस जनजाति का है? सर मुख्य रूप से संथाल ही करते हैं। छऊ नृत्य किस राज्य में? वैसे छऊ नृत्य तो कई राज्य में होता है, किसी एक राज्य का वो है नहीं, तो छऊ सर पश्चिम बंगाल से, ठीक है, छऊ पश्चिम बंगाल से। अगले पॉइंट पे आएंगे और देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या रहेगा, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं, तो आपके लिए अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। चलो, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? देखो इस तरीके का जो उपनाम वाले क्वेश्चन है, जैसे रैलियों का शहर, ठीक है ना, रैलियों का शहर एक इस तरीके से, तो रैलियों का शहर तो सर नई दिल्ली है, पिछली बार एमटीएस के पेपर में ये कई बार पूछा था। लेकिन पुणे, पुणे तो नहीं हो सकता सर ना, पुणे को हम लोग डेक्कन की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक्कन की रानी, डेक्कन की रानी, ये पुणे को कहा जाता है सर। पानीपत, पानीपत को लल्ला बुनकरों का शहर किस नाम से जानते हैं हम लोग? बुनकरों का शहर। ये पिछली बार के जीडी के पेपर में था। वहीं जमशेदपुर को हम लोग इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं, इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं। बचा कौन सा ऑप्शन? कपूरथला, कपूरथला पंजाब। रेल कोच के लिए भी ये आसान, मतलब रेल कोच फैक्ट्री के लिए भी बहुत फेमस है। अगले पे आएंगे, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? हर अनुच्छेद पे अगर निगाह डालोगे तो समझ में आ जाएगा कि राज्यपाल के नियुक्ति से संबंधित कौन है। जैसे अगर हम लोग आर्टिकल 165 की बात करें तो इस तरीके का एक आर्टिकल और है सर, आर्टिकल 76। सर ये तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है। आर्टिकल 165 में लल्ला जैसे कि केंद्र सरकार के पास अपना महान न्यायवादी होता है, उसी तरीके से राज्यों का महाधिवक्ता
हर राज्य के पास अपना एक वकील होता है जिसे हम लोग एडवोकेट जनरल कहते हैं। ये अटॉर्नी जनरल है, ये एडवोकेट जनरल है। अच्छा, आर्टिकल 226 जो लोग कह रहे हो, ऐसा एक और आर्टिकल है सर, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट रीट जारी करता है किसके अंतर्गत? रीट जो 5 प्रकार के होते हैं किसके अंतर्गत जारी करता है? 226 के अंतर्गत। अच्छा सर, अगर हम लोग 85 की बात करें तो जो हमारे देश की संसद का वर्णन का गठन किसमें है? संसद आर्टिकल 79 में है। वहीं संसद के सत्र की बात करें, संसद के सत्रावसान की बात करें, सत्रावसान की बात करें, या फिर लल्ला संसद के विघटन की बात करें, ये सब है आपके 85 में। तो राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 155 के अंतर्गत आया ना? हाँ आया। अगले पॉइंट पे आएंगे, देखेंगे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे अब आपको अलग अलग लेबल मिलता जाएगा, ठीक है। ये 4 ऐसे देश हैं जिनकी राजधानी, चाहे आप जीडी दो, एमटीएस दो, रेलवे दो, पूछता ही पूछता रहता है ये आसान, लेकिन इसके ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि इन चारों को एक जगह कर दिया जाए। जैसे उज्बेकिस्तान, सर इसकी राजधानी तो ताशकंद है, ताशकंद। तजाकिस्तान, इसकी राजधानी क्या है लल्ला? दुशांबे। इसकी राजधानी क्या है? दुशांबे। ये मैं आपका कंफ्यूज आप एग्जाम में ना हो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लाया है। कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, तो इसका क्या होगा? कजाकिस यहां होना चाहिए, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की क्या हो जाएगी? कजाकिस्तान की हो जाएगी अस्ताना। वहीं किर्गिस्तान बिश्केक, इसकी राजधानी क्या है लल्ला? बिश्केक। बिश्केक इसकी राजधानी है, ठीक है, बिश्केक। तो इन चारों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले पे आएंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रचना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की नहीं है? यह क्वेश्चन इसलिए भी पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आज बाबा साहेब का 69वीं पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान, मूक नायक, बुद्ध, बहिष्कृत भारत, बाबा साहेब अंबेडकर जी की अगर बात कर ली जाए, वहां पे रख दो बेटा। अगर जैसे कि हम लोग बाबा साहेब के बारे में बहुत सारी बातें पूछता है कि बाबा साहेब का जो समाधि स्थल है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं। भारत के पहले विधि मंत्री, आजाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? बाबा साहेब अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सर बाबा साहेब अंबेडकर जी थे। गवर्नर जनरल की जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद गवर्नर जनरल की बनी थी, उसमें ये श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। अगर कभी ये आपसे पूछ दे कि गवर्नर जनरल ने जो अपनी एक कार्यकारिणी बनाई थी उसमें बाबा साहेब किस मिनिस्टर के रूप में कार्य किए हैं, तो याद रखना श्रम मंत्री के रूप में। जनरली हम लोग बाबा साहेब की 3-4 किताबों को ही पढ़ते हैं, लेकिन जबकि पेपर में कई ऐसे किताब है, जैसे इनकी एक किताब है शूद्र कौन थे, शूद्र कौन थे, यह भी याद रखना, शूद्र कौन थे। बहिष्कृत भारत इन्हीं की किताब है। मूक नायक इन्हीं की किताब है। पाकिस्तान पर विचार ये 1940 में आया था, 1940 में, इन्हीं की किताब है। लेकिन बुद्ध इनकी कोई किताब नहीं है। अगर आप देखोगे तो एक किताब बल्कि इनकी और बहुत फेमस है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है ना। एक किताब इनकी और क्या फेमस है? अस्पृश्यता का अंत, यह भी इनकी बहुत फेमस रचनाओं में से एक है, अस्पृश्यता का अंत। इनकी किताब बुद्ध नहीं है, बल्कि एक ऐसी किताब इन्होंने लिखी है, एक ऐसी किताब इन्होंने लिखी है बुद्ध और उनका धम्म। इनकी पूरी अगर किताब देखा जाए तो यह है बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध और उनका धम्म। ये है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की किताब, बुद्ध और उनका धर्म, ठीक है ना। समता जनता एक इनकी और फेमस किताब है, समता जनता। ये सारी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की किताबें हैं, जिसमें से शूद्र कौन थे, अस्पृश्यता का अंत, बुद्ध और उनका धर्म, समता जनता, बहिष्कृत भारत, पाकिस्तान पर विचार और मूक नायक। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को कुछ नया मिल रहा होगा।
जनरली पेपर में इंपॉर्टेंट बनता है मूक नायक और बहिष्कृत भारत, ये दो ज्यादा से ज्यादा पूछता है। लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि अन्य को हम लोग छोड़कर आगे बढ़ेंगे। अगले पॉइंट पे आएंगे। जैसे जैसे आज का सेशन आगे बढ़ता जाएगा, मैं लिख के, अब ये क्वेश्चंस मैंने अपने हाथ से बनाए हैं, आपके प्रीवियस ईयर पेपर पे बनाए हैं। कल जब मैं पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर ये पुराना क्वेश्चन है। मुझे आत्मा से बहुत बुरा लगा कि यार बुरा हुआ है आज। अब मैंने निर्णय ले लिया है कि अब मैं कोई एआई पे आई नहीं, मैं अब हाथ से क्वेश्चन बनाऊंगा। कहीं आप ये क्वेश्चन दिखा भी नहीं पाओगे कि ये किसी किताब से मैंने किया हो या किसी एआई से। कोई एआई नहीं, इंसान के आगे एआई नहीं है, ऐसी की तैसी एआई की। म्यांमार और थाईलैंड के मित्र, एक्चुअली मैंने देखा एक क्वेश्चन ऐसा आपके पेपर में था कि वह कौन सी नदी है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच कुछ हद तक बाउंड्री का कार्य करती है। तो सर वो राइट आंसर उसका था झेलम। वहां से मुझे यह आइडिया लगा कि ऐसे और कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। इनको सर्च करने पे पता चला आजकल रूस के राष्ट्रपति आए थे, उनसे रिलेटेड पूछ सकता है सर। देखो ये चीन और रूस के बीच में है, चीन और रूस के बीच में जाम्बेजी नदी आपके जाम्बिया और नामीबिया के बीच में, आपने नाम सुना होगा जाम्बिया देश का, और नामीबिया देश के बीच में है आपके जाम्बेजी नदी। सल्बिन की बात करें तो ये इसका राइट आंसर है, सल्बिन नदी म्यांमार और थाईलैंड के बीच में है। वहीं रोमानिया ने दुनिया का सबसे बड़ा लेजर लाइट बनाया है, करंट अफेयर में इसको याद रखना। और बुल्गारिया के बीच में, रोमानिया और बुल्गारिया के बीच में डेन्यूब सीमा रेखा बनाती है। इन क्वेश्चन को प्लीज नोट डाउन करके रखना, मैं लिख के दे रहा हूं। आप जितने लोग पढ़ रहे हो उनमें से बहुत सारे लोगों को इसका आंसर नहीं पता रहा होगा। इवन पहली बार कई लोग सल्बिन नदी का नाम सुने होंगे, जबकि ये मैं बता दूं, ये मैंने कहां से क्वेश्चन उठाया था, एनटीपीसी 2021 का ये क्वेश्चन है। ये सेम सल्बिन किन दो नदियों के बीच में बाउंड्री बनाता है, ये एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है। बाकी तो मैंने ऑप्शन क्रिएट कर लिए कि ठीक है ऑप्शन ऐसे ऐसे भी रहेंगे। अगले पे आएंगे। निम्न में से कौन सा फ्रांस से संबंधित नहीं है? देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर, करके दिखाओ। मिराज, मिग, जेगुआर, C-17 ग्लोब मास्टर सब अलग अलग देश के हैं। अब आपको बताना फ्रांस से मिग 20, मिग 21, ये सब तो सर, ये वाला तो सर मिग तो याद होगा आपको, रूस से है। सर राफेल भी यहां लिख ही लीजिए, राफेल, तो राफेल सर फ्रांस से है, राफेल फ्रांस से है। C-17 ग्लोब मास्टर ये तो सर यूएसए का है। हां तुम भी करो। जेगुआर किस देश का है? सर जेगुआर यूनाइटेड किंगडम का है। और ये मिराज 2005 से है। राफेल फ्रांस से है। मिग 21, यही नहीं, मिग 20 ये कहां से है? रूस से है। जेगुआर यूनाइटेड किंगडम से है। अगर भारत का हम लोग इस तरीके से, अभी एक तुमको बताता हूं, सुखोई, ये बताओ किस देश से है? सुखोई ये किस देश से है? ऐसे छोटे छोटी ही चीजें आपके पेपर में देखने को मिलेंगी। ये आज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सुखोई किससे है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है लल्ला? मिराज 2000। अगले पे आएंगे। सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? आइए आइए खेलिए। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें भी कई लोग पसीना फेंक देंगे क्लास में। करके दिखाओ, सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? सर अगर ईयर वाइज लिखा जाए, आर वेंकट रमन जी ये राष्ट्रपति बने थे 1987 में। अच्छा गुरुजी। ज्ञानी जैल सिंह जी, ज्ञानी जैल सिंह जी 1982, इनके समय ही राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे और इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो किस मैटर पे पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? डाक संशोधन अधिनियम पे, पोस्टल अमेंडमेंट बिल, डाक संशोधन अधिनियम पे, पोस्टल अमेंडमेंट बिल पे कई बार पूछता है। अच्छा सर, नीलम संजीव रेड्डी जी की अगर बात कर लोगे, सर ये 1977 में बने थे। और वराह वेंकट गिरी जी की बात अगर करोगे तो वराह वेंकट गिरी जी 1969। अब तो ऑप्शन से ही आसान है सर कि वीवी गिरी फर्स्ट। अच्छा ये इनके सीक्वेंस में भी हैं,
ये इनके सीक्वेंस में भी है। वेंकट गिरी जी अगले पॉइंट पे आएंगे। अगला क्वेश्चन, श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर कहां है? पिछले साल का चाहे आप एमटीएस उठा लो, पिछले साल का आप जीडी उठा लो, मंदिर का क्वेश्चन एक रहना है। मंदिर का मैं चाहूं तो थोड़े आसान आसान बना सकता हूं, लेकिन मैंने नहीं सोचा कि आपके साथ कोई कोताही होगी, क्योंकि अब एक महीना रह गया। अब आसान क्वेश्चन का समय जा चुका है, अब लेवल पे आके पढ़ना पड़ेगा। बड़क्कूनाथ मंदिर याद है? बड़क्कूनाथ मंदिर जो कि आपके केरल में पड़ता है। केरल के भी कहां पड़ता है? थ्रिसौर में ही, यहां पे पड़ता है बड़क्कूनाथ मंदिर। पिछली बार के पेपर में आया था, अगर किसी को याद हो तो 2-2 लिखो कि ये सेम क्वेश्चन एमटीएस 2024 के पेपर में था। बड़क्कूनाथ मंदिर विल्लौर जगह पड़ता है लल्ला तमिलनाडु में, ये जगह पड़ती है तमिलनाडु में। और यहीं पे श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर, सिर्फ स्वर्ण मंदिर रहता तो अमृतसर वो आसान हो जाता। जम्बूकेश्वर मंदिर ये कहां पड़ता है सर? ये भी पड़ता है लल्ला तमिलनाडु में, ठीक है ना। ये कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। और इसका जम्बूकेश्वर मंदिर जैसे नहीं एरातेश्वर मंदिर, तो ये जम्बूकेश्वर मंदिर ये भी तमिलनाडु में तिरुवल। तेलंगाना में एक सरस्वती जी की मंदिर बहुत फेमस है, वरंगाल सरस्वती, ठीक है ना, वरंगाल सरस्वती। मैं पूरे उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आधे स्टूडेंट पहली बार सुन रहे होंगे कि अच्छा सर वरंगाल सरस्वती तेलंगाना में है, या फिर आप में से कई लोग यहां पे जम्बूकेश्वर मंदिर तमिलनाडु का पहली बार सुने होंगे, या श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर पहली। अक्सर इसमें क्या होता है, श्रीपुरम ही लिख के बस पूछ देता है, ठीक है ना। वेल्लोर अलग है, विल्लोर अलग है, ठीक है ना। एक को करा वेल्लोर होगा, वो अलग है। आधुनिक पर्यटन का जनक किसे कहा जाता है? वैसे तो हम लोग 27 सितंबर को पर्यटन के लिए डेडिकेटेड किए हुए हैं। थॉमस कुक, विल्हेम वुडट, हिकैटियस या एरस्थोनीज, किसको कहा जाता है बताइएगा। देखो सर, हिकैटियस तो सर भूगोल का पापा है ना। चलो ठीक है, तो हिकैटियस क्या है सर? भूगोल का जनक। विज्ञान के खोज उनसे रिलेटेड एक आप में रहता है। ये भी तो सर भूगोल के जनक हैं, एरस्थनीज भूगोल के जनक। अब दोनों में अंतर क्या है गुरुजी? दोनों को तो आप लिख दिया कि भूगोल के जनक, एक इसमें व्यवस्थित भूगोल का जनक है, व्यवस्थित भूगोल का जनक, और एक सिर्फ भूगोल का जनक है। जबकि मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी होती है उसके जनक, मनोविज्ञान के जनक हैं विल्हेम वुडट। और थॉमस कुक को माना जाता है आधुनिक पर्यटन का जनक, थॉमस कुक को। अगले क्वेश्चन पे लल्ला, अगर तुम्हें लगे कि मेहनत से पढ़ाया जा रहा है तो ही चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना। अब यहां पे जनवरी के ये वो दिवस हैं जो पिछले साल आपके पेपर में अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए, तो मैंने इनको एक जगह इकट्ठा किया जानबूझ करके कि भाई अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं तो इकट्ठा कर लो। लेकिन मुझे जो जनवरी से उम्मीद है वो आपसे 16 जनवरी पूछ सकता है, या फिर 15 जनवरी तो आपको ध्यान ही रहता है कि सर आर्मी डे के रूप में, और 16 जनवरी स्टार्टअप दिवस के लिए, स्टार्टअप दिवस। ये दो डेट मुझे उम्मीद है कि पूछ सकता है। बल्कि 21 जनवरी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, क्या क्या का दिवस मनाया जाता है सर? इस दिन मेघालय का मनाया जाता है, त्रिपुरा का मनाया जाता है स्थापना दिवस, और मणिपुर, इन तीनों का दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को अपने देश में ये जो, जैसे हम लोग 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं, 13 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, उसी तरीके से राष्ट्रीय बालिका दिवस ये हम मनाते हैं 24 जनवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को किसकी याद में? सरोजिनी नायडू जी की याद में, वो भी ध्यान रखना होगा। 29 जनवरी इसका राइट आंसर है लल्ला, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। प्रेस का मुक्तिदाता हम लोग किसको कहते हैं? मेटकाफ को।
प्रेस का मुक्तिदाता हम लोग किस गवर्नर जनरल को, चार्ल्स मेटकाफ, ये प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ। अच्छा, उसके अलावा 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, विश्व, इस दिन 2 दिवस मनाते हैं। एक्चुअली एमटीएस के पेपर में आया था कि विश्व हास्य दिवस कब मनाते हैं, वहीं जीडी के पेपर में आया था विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो आप विश्व हास्य दिवस करो या फिर विश्व हिंदी दिवस करो, दोनों का डेट है लल्ला 10 जनवरी। दोनों का डेट क्या है मेरे भाई, 10 जनवरी है, ये याद रखिएगा। अगले, और 15 जनवरी वो थल सेना दिवस, 16 जनवरी नेशनल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। पूछने की उम्मीद इस बार स्टार्टअप दिवस से है। अगला क्या है सर क्वेश्चन, हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, हिंद महासागर की। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है कि धड़ से कर लोगे, इसमें बहुत सोच समझ, क्योंकि इसमें मैंने ठंडी जलधारा का भी नाम लिखा है, इसमें मैंने गर्म जलधारा का भी नाम लिखा है। आपको बताना है हिंद महासागर। जैसे पहले तो ये पहचानो इनमें से हिंद महासागर का कौन सा और प्रशांत महासागर का। तो अगर हम लोग क्यूराइल की बात करें तो क्यूराइल तो सर प्रशांत महासागर का है, प्रशांत महासागर। ओके, क्यूरोसियो याद होगा नहीं, तुक्का मारने जा रहे हो तो याद रखो ये भी प्रशांत महासागर का है। फिर तो बात ही खत्म। अभी गर्म ठंडे पे तो हमने बात ही नहीं किया, गर्म ठंडे। ये प्रशांत महासागर में जापान साइड फ्लो करती है, प्रशांत महासागर में क्यूरोसियो जापान साइड फ्लो करती है। और ये बोल रहा है गर्म जलधारा, राइट आंसर है अगलुहास। जबकि ये हिंद महासागर की है, ये हिंद महासागर की है लेकिन ठंडी, ठीक है ना, ये ठंडी है, हिंद महासागर की ठंडी है। ये गर्म है, ये गर्म है, ये ठंडी है। ये आपके 4 अलग अलग पेपर के 4 अलग अलग क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन एमटीएस 2023 का देखो, पूछा था हिंद महासागर की ठंडी जलधारा का नाम बताइए। जीडी 2024 का क्वेश्चन देखो, उसमें पूछा था जापान की ओर बहने वाली प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा का नाम बताइए, और 4 ऑप्शन दिया था। आपके रेलवे का क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 ग्रुप डी 2021 का क्वेश्चन देखो, प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम। तो मैं जब आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं ना तो 3-4 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन रखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अरे यार, वार्म ओशियन करंट, कोल्ड ओशियन करंट, और क्या, प्रशांत को पैसिफिक ओशियन। यार, पायकारा परियोजना किस राज्य में स्थित है, बताना लल्ला। पायकारा परियोजना तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, पंजाब में या राजस्थान में। पायकारा राजस्थान की इस समय करेंट अफेयर में जवाई परियोजना बहुत चर्चा में है, इसलिए कोई परियोजना याद रखो ना रखो, जवाई परियोजना जरूर ध्यान रखना। पंजाब का फेमस है सर भाखड़ा, भाखड़ा नांगल तो यहां के लिए एकदम मतलब जीवनदायी भाखड़ा। उत्तराखंड और तमिलनाडु, झेलम तमक ई का बोल रहे हैं, कोटेश्वर। पिछली बार के पेपर में कोटेश्वर खूब पूछा था, और झेलम तमक, झेलम तमक उत्तराखंड में, और तमिलनाडु इज द राइट आंसर फॉर पायकारा परियोजना, पायकारा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, गंगा की नदी किनारे। वैसे तो हम लोग जानते हैं सर गंगा के किनारे वाराणसी स्थित है, ठीक है सर। सर गंगा के ही किनारे अगर आप कहें तो प्रयागराज भी है, हालांकि यहां पे 3 नदियां हैं लेकिन फिर भी चलो प्रयागराज है। सर गंगा के किनारे पटना स्थित है सर। ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, लेकिन सोहेबगंज, कन्नौज, भरूच, फतेहगढ़। अब ऑप्शन ऐसे हैं कि लोग गंगा तो 100 बार पढ़े हैं, लेकिन वाराणसी पढ़े, प्रयागराज पढ़े, पटना पढ़े, भागलपुर पढ़े, लेकिन ये शहर नहीं पढ़े। देखो सोहबगंज भी गंगा नदी किनारे है, कन्नौज भी गंगा नदी किनारे है, फतेहगढ़ भी गंगा के किनारे है, लेकिन होशंगाबाद, अब सुनना, होशंगाबाद का अब नाम बदल गया है। बताइएगा नाम बदलकर इसका नया नाम क्या रखा गया है मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद की बात करो, जबलपुर की बात करो और भरूच, ये तीनों नर्मदा के किनारे हैं। किसके किनारे हैं लल्ला? नर्मदा नदी के किनारे पड़ते हैं। ये तीनों नर्मदा नदी के किनारे हैं। याद रहेगा
कि जबलपुर, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, अरे नर्मदा नदी किनारे नर्मदापुरम, और भरूच, ये भी आपके नर्मदा नदी किनारे मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी आपके नर्मदा नदी किनारे है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे लल्ला। अच्छा बताओ, अब मजा आ रहा है ना? अब जब मैं खुद से क्वेश्चंस बनाने शुरू कर दिया हूं, अब मैं जब इनके घास के मैदान लिखूंगा, ये आपके पिछले 5 साल के पेपर के आधार पे ये 4 मैंने ऑप्शन दिए हैं। जैसे कि अगर आप बात करोगे श्रीलंका, श्रीलंका में जो घास का मैदान है उसको हम लोग पटाना कहते हैं, पटाना घास के मैदान श्रीलंका में है। वहीं अगर तुम बात कर दोगे कि सर हम कनाडा जाएंगे, कनाडा जाओगे तो तुमको पोर्टलैंड, वहां के घास के मैदान पोर्टलैंड घास के मैदान है। ब्राजील में चले जाओगे तो कंपोज नाम के घास के मैदान है। वहीं उरुग्वे जाओगे, अर्जेंटीना जाओगे तो पंपास घास के मैदान है, पंपास घास के मैदान है। ठीक है, मुझे उम्मीद है पोर्टलैंड, पटाना, कंपोज शायद नहीं आता, पंपास आपको उरुग्वे, और साथ ही साथ अगर आप चाहो तो अर्जेंटीना भी लिख लो, ये भी है इसका अर्जेंटीना। पंपास को तो अर्जेंटीना का हृदय स्थल कहा जाता है मेरे भाई, अर्जेंटीना का हृदय स्थल। अगले क्वेश्चन पे आएंगे लल्ला। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित नहीं है? करो आंसर। अब आप कल इससे ज्यादा आपको एक लेवल अप लेके चलूंगा। आज से मैंने क्वेश्चन अपने हाथों से अब बनाना शुरू कर दिया, कल से इससे एक लेवल और अप रहेगा। लाइव आके देख लेना, उसके बाद चैनल सब्सक्राइब करना। एमटीएस और जीडी के आखिरी दिन के आखिरी पेपर तक मैं आपको यहां पढ़ाता हुआ मिलूंगा। तुवालू, सैन मैरिनो, नौरू, पलाऊ, और कल से सुबह से द 10 मिनट शो भी शुरू होगा। कल सुबह 8 से 8:45 हर एक दिन के अल्टरनेट पे 10 मिनट शो लूंगा। कल मैं सभी प्रमुख सैन्य अभ्यास 10 मिनट शो में पढ़ाऊंगा। यह पूरा दिसंबर में 20-25 टॉपिक मैं 10 मिनट शो, चाहे वो दिल्ली पुलिस के लिए हो, जीडी के लिए, एमटीएस के लिए, सबके लिए। चलो बताओ कहां पे है भैया, आंसर करो। सर सैन मैरिनो जो है लल्ला, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं पड़ता। तुवारू, नौरू, पलाऊ, ये सब जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही है। ठीक है ना, ये सब ऑस्ट्रेलिया में ही है, लेकिन सैन मैरिनो नहीं, ये यूरोप साइड है। 1971 ईस्वी भारत पाक युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? लिख के ले लो, गलत करने वाले हो। चारों रक्षा मंत्री के नाम लिखे हैं, चारों 4 युद्ध के समय के लिखे हैं। अब तुम सही करके दिखाओ। 1971 भारत, मैं देखो, मैं एक बार लिख दूंगा, ये सब डेटा बहुत कम मिलता है, कहीं एक जगह इकट्ठा करके रखना। जैसे कि जब जॉर्ज फर्नांडिस की बात की जाए, जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस जी रक्षा मंत्री थे। पॉइंट नंबर 1 याद रखो। वीके मेनन जी की बात की जाए, जब 1962 ईस्वी में चीन के साथ भारत चीन युद्ध हुआ था लल्ला, उस समय जो रक्षा मंत्री थे वो वीके मेनन जी हुआ करते थे। जब 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध 1971 में, तब हुआ करते थे आपके जगजीवन राम जी। वहीं जब 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध हुआ था, तब कौन थे भारत पाक युद्ध के समय रक्षा मंत्री? आपके यशवंत राव जी। और अब इसी में एक और आप जोड़ सकते हो, ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि यह भी बहुत बड़ा नाम हम भारतीयों के साथ जुड़ा हुआ है इस समय। आपके कौन? राजनाथ सिंह जी। ये अब कुछ ऐसे रक्षा मंत्री हैं जो आपसे पेपर में पूछना ही पूछना है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस समय कौन रक्षा मंत्री रहा है। अक्सर भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चाइना युद्ध से रक्षा मंत्री के बारे में आपसे क्वेश्चन रहता है। तो राइट आंसर जगजीवन राम, भारत पाक युद्ध 1971। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला, उस्ताद बिंदु खां का संबंध, आर्ट एंड कल्चर का तो क्वेश्चन रहना है। अब खाली जाकिर हुसैन जी या बिस्मिल्लाह खां जी रटने से गुदई महाराज, अच्छन महाराज, शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, पन्नालाल घोष, हीरालाल चौरसिया, इनसे तो खाली काम चलेगा नहीं, इनको भी पढ़ना होगा। जैसे सितार से तुम लोग एक नाम याद रखो, निखिल बनर्जी, सितार से। ठीक है ना। सारंगी उस्ताद बिंदु खां,
उस्ताद बिंदु खां। वायलिन से वीजी जोग, ये नाम चर्चा में है इसलिए ये नाम जरूर याद रखना, वीजी जोग। वही बांसुरी से पन्नालाल घोष तो तुम याद रखते हो, हरिप्रसाद चौरसिया भी याद रखते हो। सेनू मजूमदार, ये नाम याद रखो अब, सेनू मजूमदार जी, सेनू मजूमदार जी। मैंने नई कोशिश की कि आपको हम पन्नालाल घोष और हीरालाल चौरसिया इन लोग के बारे में बात करें। अब इन क्वेश्चंस पे, अगले क्वेश्चंस में आएंगे लल्ला। अगला क्वेश्चन आज मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, कल इससे एक लेवल और टफ लेके चलूंगा। अभी इनको मैं मॉडरेट मान रहा हूं, जबकि मैं बता दूं मेरे क्लास के मैक्सिमम लड़के इसलिए भी कम हैं क्योंकि क्वेश्चन इजी अब नहीं रह गया है, और ना अब मैं इजी करवाऊंगा। अब हो गया, अब एक महीना टफ, जिसको नहीं पढ़ना होगा इजी के चक्कर में मत आवे क्लास में। निम्न में से कौन सा संग्रहालय हैदराबाद में स्थित नहीं है? एक्चुअली इस क्वेश्चन को ऐसे, ठीक है ना, इसको, अरे भरूच गुजरात में भी है, एमपी में भी है, हाँ वो गुजरात में है, क्षमा करिएगा, भरूच गुजरात, हाँ ठीक है लल्ला, वो मेरे मुंह से एमपी निकला था तो एक लिख रहे हैं। निम्न में से कौन? सलार जंग हैदराबाद में है सर। सिटी संग्रहालय, चलिए आइए बारी बारी से किया जाए। देखो सिटी संग्रहालय हैदराबाद में है, हाँ है। बिरला विज्ञान संग्रहालय क्या हैदराबाद में स्थित है? हाँ है। खजाना संग्रहालय, हाँ है। सरकार संग्रहालय नहीं है। फिर ये कहां पे है गुरु? अजमेर में है। अजमेर से दो चीजें, सरकार संग्रहालय, मेयो कॉलेज और एक यहां पे फतेह सागर झील, फतेह सागर नहीं, अन्ना सागर, यहां फतेह सागर नहीं, क्षमा करिएगा, यहां पे अन्ना सागर। नाम से ऐसे लगता है जैसे कि आपके वहां कहीं और होगा, लेकिन मेयो कॉलेज, सरकार संग्रहालय दोनों अजमेर में है। यही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है अजमेर में, ठीक है। और अजमेर से ही थोड़ा आगे पुष्कर की घाटी है जहां ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, अब ये सब कम मिलते हैं देखने को, अपना स्क्रीनशॉट या क्वेश्चन रखा करो। मक्खन का पीएच मान कितना है? एक्चुअली जनरली हम लोग लार का, रक्त का, नींबू का, टमाटर का, इनका पढ़ के जाते हैं। मैंने पिछले 5 साल के पेपर में सर्च किया कि वो पीएच वैल्यू के क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए हैं और शायद आपको न याद हो। तो देखो मैं बारी बारी से लिख रहा हूं सर, ये 6.6, 6.8 ये मछली का पीएच वैल्यू होता है। मछली, ये मछली का पीएच 4.5 से 5.2, ये केला का पीएच वैल्यू, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे और एसएससी अपने क्वेश्चंस दोहराता है। जबकि जो हम लोग नॉर्मल रोटी खाते हैं लल्ला, रोटी का पीएच वैल्यू ये है और 6.1 से 2.2। उसके अलावा आपसे अल्कोहल का पीएच वैल्यू पूछता है, अल्कोहल। नींबू का पीएच वैल्यू बताना। आपके नॉर्मल पानी जो पीने वाला है सर उसका तो 7 होता है, अल्कोहल का 2.2 होता है, नींबू का नींबू का अल्कोहल का 2.4 है, नींबू का 2.2 है। मतलब नींबू ज्यादा एसिडिक है, नींबू ज्यादा एसिडिक है लल्ला। अगले क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। ए ऑप्शन, बस धीरे धीरे पढ़ते रहो, एक दिन वो मंजर भी आएगा जब हम लोग सक्सेसफुल होंगे और कंफर्म सक्सेसफुल होंगे, ठीक है ना। अब रोज बस लगे रहो। रियांग जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है? इस समय पश्चिम बंगाल में भारत के 11 राज्यों में वो सर वाली प्रक्रिया चल रही है। आप लोग भी जिस जिस राज्य से बिलोंग कर रहे हो अगर चल रहे तो उसको पूरा करना। पश्चिम बंगाल से मुख्य रूप से टोटो ये चर्चाओं में है, इसलिए इनको आपको याद रखना जरूरी है। वहीं आपके कर्नाटक से कोरगा, कर्नाटक से कोरगा, एक ये ध्यान रखना। अब बताओ मणिपुर या त्रिपुरा? मणिपुर या त्रिपुरा? एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? लल्ला करेंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। आज इस पे 1 लाख बच्चे हो जाएंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था 99,600 हैं। मुझे नहीं पता मेरा 1 लाखवां स्टूडेंट कौन बनेगा मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप का, लेकिन ये हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। इसी टेलीग्राम ग्रुप पे ये आपको पीडीएफ मिलती है। राइट आंसर त्रिपुरा होगा और मणिपुर में माराम नागा, माराम
नागा। आधा लोग तो नागा सुन के नागालैंड कर देंगे, आधा लोग तो नागा सुन के नागालैंड कर देंगे। तो आज आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे इस ग्रुप का 1,00,000वां स्टूडेंट बने वो मुझे कल जरूर इन्फॉर्म करना करंट अफेयर सुबह 8 बजे की क्लास में कि सर मैं आपके ग्रुप का 1,00,000वां स्टूडेंट हूं। वो याद रहता है, वो एक नंबर होता है, पहला स्टूडेंट, 1,00,000वां स्टूडेंट। तो चूंकि इस ग्रुप में हो गए 99,900 समथिंग, ठीक है ना, तो हो गए हैं, तो वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। भारतीय समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी बताओ? भारतीय समाज पार्टी की स्थापना, मैं एग्जैक्ट संख्या भी चाहूं तो अभी इसका 1 सेकंड बता सकता हूं, 1 सेकंड, हाँ, 99,623 भारतीय समाज पार्टी की स्थापना। देखो देखो अब यहां पे अगर तुम देखोगे तो सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जिस पार्टी की स्थापना की थी वो तो था सर फॉरवर्ड ब्लॉक मुख्य रूप से। लाला हरदयाल जी, इन्होंने तो गदर पार्टी की स्थापना की थी सर, गदर पार्टी की। गोपाल कृष्ण गोखले सर इंडियन और भारतीय समाज पार्टी। हां, तो इन दो में से कोई आंसर हो सकता है सर, संभावना तो यही लग रही है सर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले था और लाला हरदयाल जी ही भारतीय समाज पार्टी की स्थापना की। इन्होंने किया है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है ना। गांधी जी हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक। सुभाष चंद्र बोस जी का ठीक है फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस जी का। लाला हरदयाल जी सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की भी स्थापना किए थे और भारतीय समाज पार्टी की भी स्थापना किया था इन्होंने, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरा ग्रह के नाम से, अब ये 2-3 क्वेश्चन आसान रहेंगे। हरा ग्रह सर देखिए, ये तो लाल है सर, ऑप्शन से गया, ये तो नीला है सर, ऑप्शन से गया। अरुण या वरुण, तो सर अरुण और वरुण, नेपच्यून और यूरेनस में हरा ग्रह के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? वरुण को, वरुण को। अगला, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? सच बोलूं तो न ये है न ये है, दो ही बचे। एक में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा मिला था। वहीं लल्ला 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो इसने बोला है भारतीय संघ में शामिल किया गया था, इसका मतलब ये इनिशियल फेज, तो भारतीय संघ में पूर्ण राज्य के रूप में 36वां संशोधन और संरक्षित राज्य का दर्जा 35वें से सिक्किम को दिया गया था। भारतीय संगीत का स्रोत कौन सा वेद है? भाई आसान है कि हम लोग इसमें सामवेद है सर, क्योंकि ऋग्वेद में तो देवताओं को प्रसन्न करने वाले मंत्र हैं, यजुर्वेद में तो बलिदान युक्त मंत्रों का जिक्र मिलता है, वहीं अथर्ववेद में काला जादू टोना और आयुर्वेद, चलो आयुर्वेद का भी जिक्र हमें इसी में मिलता है, आयुर्वेद का जिक्र। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक वेद भी कहा जाता है। याद रखना, ऋग्वेद पर आधारित, अगर आपसे पूछे वह कौन सा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद। अगर आपसे पेपर में पूछता है वह कौन सा वेद है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था मैं सामवेद हूं, मैं सामवेद हूं, ये भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था अपने मुख से, ठीक है ना, कि मैं सामवेद हूं। वह कौन से दो जैन तीर्थंकर थे जिनका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है? तो सर एक आपके ऋषभदेव जी जो पहले थे और एक आपके अरिष्टनेमी जी जो 22वें नंबर पे थे। बल्कि अरिष्टनेमी भगवान श्री कृष्ण के समकालीन भी माने गए हैं और रिश्तेदार भी माने गए हैं, ठीक है ना। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको लेकर के चलोगे काम हो जाएगा। अगर वेदों में अभी एक बार पूछता है वह कौन सा वेद है जिसे हम लोग ब्रह्म वेद भी कहते हैं, तो याद रखना हम लोग ब्रह्म वेद भी कहते हैं इसे। इसी वेद को लल्ला हम लोग श्रेष्ठ वेद के नाम से भी हम लोग अथर्ववेद को जानते हैं, श्रेष्ठ वेद के नाम से भी जानते हैं।